ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज हुक्म की हुकूमत 1 to 10 and this story is begin from chapter 1 to 10 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अखंड प्रताप सिंह और काशी अर्थ और रुद्राक्ष की। अखंड पूरे राजस्थान के हुकुमसा और टॉप 5 बिजनेसमैन में आता है। उसका रिलेशन कुछ अंडरवर्ल्ड से भी था। अर्थ उनका छोटा भाई है और उनके साथ ही बिजनेस में रहते हैं। क्या होगा जब मिलेंगे ये सब एक साथ? क्या होगा अखंड प्रताप सिंह और काशी अर्थ और रुद्राक्ष की कहानी का अंजाम? तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान मेवाड़ महल में मेवाड़ के राजा राजवंत राजावत की एक बेटी जिसका नाम काशी राजावत है और उनकी धर्मपत्नी का नाम कावेरी राजावत है। राजवंत राजावत का एक छोटा भाई है जिसका नाम कश्यप राजावत और उसकी एक बेटी है जिसका नाम रुद्राक्षी राजावत है और उनकी धर्मपत्नी का नाम किसा गौतमी राजावत है। ये परिवार राजावत महल में रहते हैं और इनका परिवार बहुत ही खुश है। और वही दूसरी तरफ प्रताप महल में, जो कि जैसलमेर में है, जो राजस्थान के हुकुमसा रणविजय प्रताप सिंह वहां पर रहते हैं। उनके बेटे अर्थ प्रताप सिंह और अखंड प्रताप सिंह रहते हैं। अखंड प्रताप सिंह जो बड़ा था, अर्थ प्रताप सिंह जो छोटा बेटा था, और उनकी बीवी आरोही प्रताप सिंह जो अर्थ को जन्म देते के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उस वक्त अखंड प्रताप सिंह की उम्र मात्र 2 साल थे। इस समय मेवाड़ महल में बहुत चहल पहल थी क्योंकि आज रणविजय प्रताप अपने दोनों बेटों के साथ आए हुए थे, जहां पर बागीचे में काशी राजावत और रुद्राक्षी राजावत एक दूसरे के साथ खेल रही थी। और उनके साथ 2 लड़कों जो कि उन्हें दूर से खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, वही अखंड जो दूर ही काशी को देख रहा था। काशी जब दौड़ते दौड़ते काशी एक पत्थर से टकराकर गिर गई और नीचे जमीन पर गिर गई, तब अखंड उसके पास चकार काशी को उठा और उससे पूछो आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ने अखंड को देखा और काशी ने अपना सर ना में हिलाया दिया, नहीं मुझे चोट नहीं लगी। और यह कहकर वे दूसरी तरफ चले गए। इस समय काशी की उम्र 6 साल और अखंड की उम्र 9 साल थी। वही दूसरी तरफ रणविजय प्रताप सिंह राजवंत राजावत के साथ कुछ बात कर रहे थे। और जब काशी और रुद्राक्षी दौड़ते हुए गार्डन से हॉल की तरफ आई और वह राजवंत राजावत के पास दौड़ते हुए जकार बैठ गई और काशी ने कहा, बाबा आज हम घोड़ों की सवारी करनी है। सभी राजवंत राजावत काशी से प्यार से समझते हुए कहा कि आज नहीं बेटा, कभी और आपको घोड़े की सवारी करवाएंगे। तभी रुद्राक्षी उनके पास आए। रुद्राक्षी ने कहा, दीदी चलो मुझे भूख लगी है। काशी राजवंत राजावत की गोद से उतरी और अंदर चली गई। कुछ समय बाद अर्थ और अखंड हाल में आए तो वह चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गए। तभी विजय प्रताप सिंह ने कहा, इनसे मिली है, ये हमारे बड़े बेटे अखंड प्रताप सिंह और छोटे बेटे अर्थ प्रताप सिंह। ये बात सुनकर और अखंड ने जाकर राजवंत राजावत के पौन छुए। राजवंत राजावत ने उठाया और कहा, सदा खुश रहे और कामयाबियों को छोड़िए। अर्थ प्रताप सिंह ने भी जाकर राजवंत राजावत के पैर छुए। कुछ समय के बाद रणविजय प्रताप सिंह, अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह ने सबके साथ मिलकर खाना खाया और वह अपने महल वापस चले आए। 16 साल बाद ये दिन का समय था और राजावत महल में 2 लड़कियों गार्डन में जा रही थी और उनमें एक लड़की ने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। उसमें अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसके लंबे बाल थे जो कि उसके कमर तक आ रहे थे। उसकी काली आंखों में काजल लगा हुआ था। वह काशी थी और उसके गार्डन में ही रुद्राक्षी, जिसने गुलाबी कलर का सूट बना हुआ था और रुद्राक्ष के हाथों में गेंद की फूल की थल थी और सामने से एक नौकरानी भी थी जिसके हाथों में जैस्मिन के फूल की टोकरी थी। काशी रुद्राक्षी बात करते हुए आ रही थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वे नौकरानी से टकरा गई, जिसके कारण जैस्मिन और गेंदन के भूल जाकर काशी और रुद्राक्ष के ऊपर गिर गए। काशी रुद्राक्षी नीचे झुके और थल में फूल भरने लगे। वे दोनों बात कर रहे थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सामने नौकरानी जो थाल ला रही थी वह जैस्मिन का फूल था और वह उठाने लगी है। कुछ समय बाद जब काशी की नजर फूलों पर गई तो उसे रुद्राक्ष के हाथ को झटका दिया और कहा, चलो चले हम अंदर चलते हैं। कुछ समय बुरा रुद्राक्ष का चेहरा लाल होने लगा और वह अपने गर्दन को रगड़ने लगी। ये देखकर काशी बोले, चलो मैं तुम्हें दवा देती हूँ, तुम्हारी एलर्जी बढ़ने लगी थी। काशी ने कहा, हमारी गलती है, हमने ध्यान नहीं दिया कि टोकरी में जैस्मिन का फोन था। जैस्मिन का फूल आपके ऊपर गिरा है।
वह रूम में लेकर गई और उसे कुछ दवा लिए और डॉक्टर को फोन किए। डॉक्टर राजावत महल में आए तो जब होगा हॉल में आए तो डॉक्टर के ऊपर कावेरी राजावत की नजर गई तो डॉक्टर ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, खंभागनी रानी सा। कावेरी राजावत ने डॉक्टर से पूछा, आपको किसने बुलाया है? डॉक्टर साहब ने जवाब देते हुए कहा, वे हमें बड़ी राजकुमारी ने फोन कर बुलाया है। ये बात सुनाकर कावेरी परेशान हो गई और ऊपर की तरफ डॉक्टर को लेकर गई। उन्हें देखा कि रुद्राक्ष बेड पर ब्लैंकेट ऑन कर लेट हुई है। रुद्राक्षी का चेहरा लाल हो चुका था। तभी कावेरी राजावत ने बोला, रूह को क्या हुआ है? कावेरी राजावत को काशी ने जवाब देते हुए कहा, माशा, वो हम लोग जब गार्डन से जा रहे थे तो हमने ध्यान नहीं दिया। सामने से नौकरानी के हाथ में जैस्मिन का फूल को टोकरी में लेकर आ रही थी। वे फूल रुद्राक्ष के ऊपर गिर गए जिसके कारण इन्हें एलर्जी होने लगी। तो हमने डॉक्टर को फोन किया और दवा भी दी है। यहाँ बात सुनकर कावेरी जी परेशान हो गई और उन्हें कहा, तुम आप दोनों अपना बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कितनी बार कहते हैं जैस्मिन के फूलों से दूर गुजरात कीजिए, लेकिन आप लोगों को हमारी बात समझ कब आती है? रुद्राक्षी की हालत देख रही हैं आप। डॉक्टर ने रुद्राक्ष को इंजेक्शन लगाया और 2-3 इंजेक्शन की बोतलें काशी को देकर कहा, बेटा, जब जरूरी पड़े तो आप उन्हें दे दीजिएगा। उनकी हालत इतनी खराब नहीं होगी। राजकुमारी को यह इंजेक्शन लगाएगा जिससे इनकी हालत इतनी खराब नहीं होगी। दावे से कुछ नहीं होगा, में इन्हें बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, इसलिए इंजेक्शन ही वर्क करेगा। इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, आपको अपने पास ही रखना चाहिए। काशी हाबे सिर हिलाया और काशी डॉक्टर को बाहर तक छोड़ और डॉक्टर वहां से चले गए। आज के दिन राजावत परिवार को एक महोत्सव में जाना था, लेकिन जब रात के समय और राजवंत राजावत घर पर आए तो उन्होंने देखा कि घर में कोई तैयार नहीं था। तब उन्होंने कावेरी राजावत जी ने पूछा, क्या हुआ, आज आप लोग उस समय नहीं जाएंगे? यह बात सुनी तो कावेरी राजावत ने कहा, आप चले जाइए, आज हम उत्सव में नहीं सम्मिलित होंगे। रुद्राक्षी राजकुमारी की तबीयत खराब है। ये बात सुनकर राजवंत राजावत ने पूछा, क्या हुआ? रुद्राक्षी को ये सुनकर कावेरी जी ने रुद्राक्षी के तबीयत के बारे में बताया। तो रुद्राक्षी कैसे मिले? रुद्राक्षी के रूप में इस वक्त सो रहे थे। राजवंत राजावत ने कहा, अब रुद्राक्षी की तबीयत कैसी है? काशी ने कहा, रुद्राक्षी की तबीयत ठीक है। बाबा साहब, आप सबको एक पार्टी में जाना था, आप सब चले जाइए। आप लोग जाएंगे, हम रुद्राक्षी का ध्यान रखेंगे। आप लोग जाएंगे और रुद्राक्षी की टेंशन मत लीजिएगा। काशी की कहने पर सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए। राजवंत परिवार के सभी लोग चले गए, लेकिन रुद्राक्षी और काशी को घर पर ही थे। पार्टी के लिए तैयार होने चले गए। काशी के कमरे में मैं और रुद्राक्षी का बुखार देखा, जो अब काफी कम था। कुछ समय बाद एक नौकर में गेट पर नाप किया तो काशी ने अंदर आने की इजाजत दी, तो वह अंदर आया। रूम में आया तो कर लीजिए, वरना मैं तो काफी अंदर आने को कहा। तब नौकर आया, उसके हाथ में आने की ट्रॉली थी, उसने खाना रखा और वहां से चला गया था। जाने के बाद काशी रुद्राक्ष एक पास गई और वह उनके बालों को सहलाने लगी। कुछ समय बाद जब रुद्राक्ष की आंखें खुली और उसे बिस्तर पर बैठे देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ दीदी? तब काशी बोली, कुछ नहीं, उठो, चलो खाना खा लो। रूह और घर वाले यूं प्यार से रूह बुलाते थे। रुद्राक्षी बोली, नहीं दे दीदू, मैं ठीक हूँ, अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है। तभी रुद्राक्षी से मिलने के रूम में कावेरी जी आए और बोलिए, हम सब जा रहे हैं, नौकरी से कह दिया है, उन्हें सारे दरवाजे बंद कर देंगे, हमें आने में चलो हो जाएगा, आप लोग सो जाएंगे। उसने खाना रखा और वहां से चला गया था। जाने के बाद काशी रुद्राक्षी एक पास गई और वह उनके बालों को सहलाने लगी। कुछ समय बाद जब रुद्राक्षी की आंखें खुली और उसे बिस्तर पर बैठे देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ दीदी? तब काशी बोली, कुछ नहीं, उठो, चलो खाना खा लो। रूह और घर वाले यूं प्यार से रूह बुलाते थे। रुद्राक्षी बोली, नहीं दे दीदू, मैं ठीक हूँ, अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है। तभी रुद्राक्षी से मिलने के रूम में कावेरी जी आए और बोलिए, हम सब जा रहे हैं, नौकरी से कह दिया है, उन्हें सारे दरवाजे बंद कर देंगे, हमें आने में चलो हो जाएगा, आप लोग सो जाएंगे। अब तक कावेरी जी आए और उन्हें कहा कि हम लोग जा रहे हैं और मैंने नौकरानी से कहा है कि वह खिड़की दरवाजा बंद कर लेंगे, आप दोनों सो जाए। काशी और रुद्राक्षी ने कहा कि ठीक है मासा। बाहर 4 कार खादी थी, जिनमें से आगे वाले गाड़ी में बॉडीगार्ड बैठे और दूसरी गाड़ी में राजवंत राजावत और कावेरी राजावत बैठी हुई थी। तीसरी गाड़ी में कश्यप राजावत और किस्सा गौतमी बैठी थी और पीछे कार में गार्ड बैठे हुए थे। कुछ समय बाद
पार्टी में पहुंचे और सबसे मुलाकात की। वहां पर रणविजय प्रताप सिंह भी आए हुए। राजवंत राजावत उनके पास जाकर बोले, खंभा धनी हुकुम सा रणविजय प्रताप सिंह। उन्हें अपने गले से लगा लिया। रणविजय प्रताप सिंह ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हमारी दोनों राजकुमारी कहाँ पर है? राजा साहब आपने नहीं लाए क्या? सुनकर राजवंत राजावत ने कहा, रुद्राक्षी का तबीयत सही नहीं था इसलिए वह नहीं आई। काशी उनका ध्यान रखना जरूरी है। क्या हुआ? हमारी छोटी राजकुमारी हो। राजवंत राजावत जवाब देते हुए बोले, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर रणविजय प्रताप सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और रण पिक्चर प्रताप सिंह सबसे बातें करने के लिए उसी के साथ क्या करते हैं राजा साहब, और वह बात करने लागे। सबने खाना खाया और पार्टी खत्म होने के बाद वह रणविजय प्रताप सिंह और राजवंत राजावत से उनसे मिली और उनके गले लगे। और रणविजय प्रताप सिंह ने राजवंत राजावत कहा, हम आपको अपने घर पर खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। ये बात सुनकर राजवंत राजावत बोले, जरूर हम आना पसंद करेंगे और हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। और वह अपनी कार में बैठे गए। राजवंत राजावत की मेवाड़ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अभी राजवंत राजावत की कार मेवाड़ की तरफ चल गई। वही उनके ऊपर कोई नजर रख रहा था। जब से वह पार्टी में आए थे उनके ऊपर में काफी लोग नजर रख रहे थे। यही दूसरी तरफ मेवाड़ महल में काशी और रुद्राक्षी को बहुत घबराहट महसूस हो रही थी और वह जागकर बैठकर सबके घर आने का इंतजार कर रही। रुद्राक्षी ने बोला, सब ठीक तो होगा नो दीदी सा? काशी ने रुद्राक्षी को पानी देते हुए बोली, आप पानी पीजिए और टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वही दूसरी तरफ राजवंत राजावत की कार रुकी। अभी राजवंश राजावत ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ, आपने कार क्यों रोक दिया? ड्राइवर ने कहा कि राजा साहब रुकिए, मैं पता करके आता हूँ। ड्राइवर कर से निकला। तभी आगे की बॉडीगार्ड वाली कार ब्लास्ट हो गई। ये देखकर कावेरी और गौतमी जी ने पूछा, क्या हुआ राजा साहब? लगता है हम पर हमला हुआ है। ये कहा ही था कि तब तक चार तरफ से उनकी कार पर गोलियां चली गई। देखकर सब घबरा गया। वह जब तक कुछ समझ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही महल के आसपास जो बॉडीगार्ड इधर उधर देख रहे। तभी कुछ समय बाद न जाने कहां से कुछ आदमियों ने सभी बॉडीगार्ड को मार गिराया बिना किसी आवाज के। बाहर जो आदमी वह महल की अंदर की या बदने लगे, उन्हें खिड़की खोली। करीबन 20 से 30 महल के अंदर प्रवेश किया। जो कि काशी और रुद्राक्षी जग रही थी। उनको देखा कि बाहर कुछ परछाइयां महल में घुस रही हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और काशी ने अपने कमरे के दीवार पर लगी तलवार ली और अपने बेड के पास रखे हुए कबड्डी से 2 गन निकाली और गन रुद्राक्षी को दिया और वह चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अभी कुछ समय हुआ ही था कि उन्हें पाँव की आवाज सुनाई दी। वह समझ गई थी कोई आया है और वह अलर्ट हो गई। किसी ने दरवाजा खोला और 8-9 लोग कमरे में अंदर घुस गए। उनके हाथों में तलवार थी। अभी एक इंसान ने काशी को देखा तो काशी के ऊपर हमला किया और दूसरा रुद्राक्षी की तरह आने लगा तो रुद्राक्षी में गन से उस आदमी को शूट कर दिया, जिसकी गोली आदमी के सर के बीचों बीच से निकल गए। उसी के पीछे जो आदमी था उसे भी गोली लग गई। वह दान जमीन पर सूखे सिक गए। दूसरी तरफ काशी लाते हुए बाहर की तरफ निकल रही थी। हॉल में किसी को ढूंढ रहे थे। काशी ने रुद्राक्षी का हाथ से पकड़ा और धीरे से खिड़की से कूदकर दोनों गार्डन में और गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगी। वागड़ी में बैठी और गाड़ी को गेट के बाहर निकल लिया। गाड़ी की आवाज सुना जो आदमी आए वह बाहर निकले और गाड़ी में काशी बैठक गाड़ी चालू कर लिया और कार राजावत महल की बाहर ले गई। काशी के पीछे कई सारी गाड़ियां कुछ समय के अंदर, जहां पर करीबन 4 गाड़ियां काशी के कार का पीछा कर रही थी। अब वही 8 से 9 हो चुकी थी। ये देखकर काशी ने गाड़ी को जंगल की तरफ बढ़ने लगी। आगे चलकर जंगल की आगे एक खाई। काशी और रुद्राक्षी की गाड़ी खाई के अंदर गिर गई। वही खाई के पास कुछ गैया आकार रुकी और उसमें से लोग बाहर निकले और वह कहे की तरह देखने लगे। जहां पर काशी रुद्राक्षी गाड़ी नीचे गिरकर जल रही थी। नीचे काशी और रुद्राक्षी की गाड़ी चलते हुए हुई दिख रही थी। तभी उनसे एक आदमी का फोन बाजा। उसे फोन पर देखा तो उससे फोन उठा और कहा, कम हो चुका है, लड़कियों खाई में गिर गई है और उनके माँ बाप की तरह मार चुके हैं। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर आदमी मुस्कान और उसे कहा, आपका कम पूरी तरह हुआ है। लड़की की गाड़ी मेरे सामने ही चल रही है। अगर वह जिंदा बची तो भी गाड़ी बहुत बुरी तरह जल चुकी है। कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। इतनी भयानक दुर्घटना से आप बेफिक्र हो जाए। फोन पर कुछ कहा गया और आदमी ने
फोन काटा और वह गाड़ी में बैठकर खाई की तरफ चले गए। वह खेगी तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा जब तक हुआ का गाड़ी के पास पहुंचे गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी, क्योंकि खाई तक का रास्ता बहुत लंबा था। वहां तक पहुंचने में उन्हें आदमियों को करीबन 1 घंटा लग चुका था, जिसके कारण गदी बुरी तरह जलकर चुकी थी और गड़ी की बस कुछ रख दिखाई दे रही थी, जिसे वह कहे के अंदर पहुंचे और फोन लगाकर कहा, यहाँ पर खली गाड़ी की राख है, जलकर राख हो चुकी। उन आदमी ने कुछ समय रेखा के अंदर गए और अंदर कुछ बोलने लगे तब तक जब तक कार पूरी तरह जल नहीं गई, और उन्हें जब कोई लाश न मिली तो वह वापस गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। क्या लगता है कोई बच पाएगा? ये सच में नहीं रही काशी और रुद्राक्षी। अगर वह जिंदा है तो वह कहाँ है जनता है। 3 साल बाद बनारस, जिसे आज भी लोग काशी के नाम से जानते हैं, काशी जहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ की घाटों से ज्यादा शांति आपको नहीं मिलेगी, काशी के शमशान घाट पर, जहाँ पर कभी भी शमशान की अग्नि बुझ नहीं पाती। काशी एक ऐसा क्या है जहाँ पर कुछ मिलाकर 84 घाट है। 80 घाट वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट है। ये वाराणसी के सबसे बड़े घाटों में से एक है और सबसे लोकप्रिय है। वाराणसी आने वाले अधिकांश आगंतुकों के लिए यह एक ऐसी जगह होने के लिए जाना जाता है जहां लंबे समय तक विदेशी छात्र, शोधकर्ता और पर्यटक रहते हैं। 80 घाट उन घाटों में से एक है जहां अक्सर मनोरंजन और त्योहारों के दौरान जाया जाता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध अपना पहला प्रवचन दिया था। जहाँ भी जगह है सारनाथ योगी काशी में स्थित है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्हें सबसे पहला अपने 5 शिष्यों को अपना ज्ञान दिया। यहाँ पर बहुत सारी चीज प्रचलित है, जैसे कि यहाँ की बनारसी साड़ी, यहाँ की भूली का घाट और यहाँ की संस्कृति और संगीत। काशी इसे प्रचलित है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि मृत्यु के बुरे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 3 साल बाद एक तरफ काशी बनारस का मंदिर, गंगा घाट पर 2 लड़की और एक लड़की ने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और उसे अपने बालों को पीठ पर खुला छोड़ा था, बिना मेकअप। वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी और दूसरी लड़की ने पीले रंग की कुर्ती और जीन्स पहना हुआ था। मैं भी कोई मेकअप नहीं किया था। 2 ही लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। लड़का ने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। तभी दूसरी लड़की ने उनके पीछे चल रहा था। लड़की दूसरी लड़की से बोली, दीदू चलो ना कचौड़ी खाते हैं। दूसरी लड़की बोली, ये रूह अभी तो कल तुम्हारे कचौड़ी खाई थी। दूसरी लड़की ने भोली चेहरा बनते हुए बोली, प्लीज प्लीज आज खिला दो ना। दूसरी लड़की बोली, ठीक है। वह दोनों लड़कियां कचौड़ी की दुकान पर रुकी और काशी कचौड़ी लिए और पीछे जो लड़के को कचौड़ी देते हुए कहा, विराज लो तुम भी खा लो। दूसरे लड़के ने प्लेट ले ली। वही तीनों ने कचौड़ी खाई और कुल्फी खाई। लड़की ने बोला, चाचा आपके यहाँ की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी है। मेरा मन करता है मैं आपको घर ले जाऊं और आपके हाथ से ही बनवा कर खाओ। दुकान पर खड़े बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, बिटिया मैं उधर चला जाऊंगा, तू इधर कचौड़ी कौन बनेगा। ये बात सुनकर लड़की मुस्कुराने लगी और वह 3 और घर की तरफ चलने। अभी कुछ इस समय हुआ था कि बारिश होना शुरू हो गई। वहां पर बहुत ही अच्छा मौसम बदला था। धीरे धीरे बारिश कब तेज होने लगी 2 लड़कियों और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन लोगों से एक लड़की जाकर दुकान के नीचे खड़ी हो गई और दूसरी लड़की रोड पर बारिश को एंजॉय कर रही थी। वही दूसरी लड़की ने कहा, रूह ज्यादा मत बिंगो, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ समय खराब बारिश थमी तो अपने घर के रास्ते पर चल लागे। कुछ समय बाद वह घर पहुंचे। घर का गेट खोलने के लिए अपने पास से चाबी निकलाने लगी, पर बैग में चाबी नहीं था। तभी दूसरी लड़की ने चाबी दिखाते हुए कहा, देखा मैंने आपकी बैग से चाबी पहले ही निकाली। लड़की ने उसके सर पर शपथ लगाते हुए कहा, बेवकूफ। अभी घर के अंदर आए। घर ज्यादा नहीं था, लेकिन घर में 5 से 6 कमरे, एक किचन था और बाहर गार्डन था जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए। लड़की घर के अंदर में और कमरे में जाकर तौलिया लाकर दूसरी लड़की की बालों को फटाफट पूछने लगी और उसने कहा, अब तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। FIR तू मुझे और परेशान करोगी और FIR कहोगी मुझे कॉलेज नहीं जाना, तुम्हें तो बाहर ए जाती है। दूसरी लड़की 2 मिनट चुप रहे और लड़की को देखते हुए बोली, विधवा मुझसे प्यार नहीं करते आप। मुझे कितना डांटते हो ना, तो मुझे विजय भाई साहब भी नहीं डालते। आप मुझ में बहुत डांटे हो। लड़की भोली सी शाकल बनाकर बोली, वह मत करो, वह मत करो, यह मत करो, जो बाहर बन जाओ, रू कचौड़ी मत खाओ। लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की के चेहरे पर हंसी और उसकी गल खिंचे हुए बोली, तुम ये सब मत किया करो, तुम्हें नहीं डालूंगी। लड़की छोटा सा मुंह बनाकर रह गई। सभी लड़कियों को कुछ याद
आया और बोला, राजीव भाई साहब चाचा सने फोन किया था। रजनी बोला, वह बोल रहे द कि वह काशी ए रहे हैं और आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, उन्हें कुछ कम भी है तो वह आएंगे। यह बात सुनकर लड़की खुश होते हैं, बोली सच में? अच्छा रहेगा, दे दो, मुझे नहीं डिटेंगी। वह बोली, वह मुझे काशी दीदी से बच्चा लेंगे जो लड़की है सब बोल रही थी वह रुद्राक्ष राजावत थी और दूसरी लड़की काशी राजावत और लड़का विराज सिंह था जो उनके साथ ही रहता था, देखता रहता था और उनके बहुत सारे काम भी करता था और घूमना भी है। ये सुनकर रुद्राक्ष खुश हो गई। वही दूसरी तरफ इंग्लैंड में व्हाइट हाउस जो दूर से देखने में बहुत ज्यादा सुंदर था। गेट पर व्हाइट हाउस ब्लैक कलर की मार्बल से लिखा गया था। अब एक बड़ा गेट था, उसके अंदर आटे पर बहुत बड़ा हुआ गार्डन में उसमें बहुत लगता था जैसी दुनिया के सारे फूल इधर ही है और बीच में एक फाउंटेन था। फाउंटेन के अंदर बहुत सारी बत्तख के बैठी हुई महल की जैसा भी व्हाइट हाउस बहुत ही अंदर से शानदार था। वहां पर हर एक चीज देखने में बहुत सुंदर। सफेद महल के गार्डन के आसपास कई सारे आदमी गन लेकर खड़े द वहीं पर पार्किंग में कई सारी गाड़ियां पार्क थी। व्हाइट हाउस के वही एक बड़े से स्टडी रूम यूके काफी बड़ा था, उसमें काफी सारी किताबें और 2 कंप्यूटर रखे और कमरे में एक लड़का सोफे पर बैठक लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जो कि अखंड प्रताप सिंह। कमरे में बहुत शांति थी और वह बहुत सीरियस लग रहा था कि उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जो कि कहने को तो इसका असिस्टेंट, लेकिन वह उसका एक तरह से राइट हैंड था, उसकी सारे काम वही करता था। आए देखते हुए ऋतिक से अखंड प्रताप सिंह बोला, हम कल की इंडिया जाना है, हमारी जेब तैयार करो, सुबह मुझे ये हम निकल। अर्थ को बोलो कि वह तैयार रहे, कल हम वापस इंडिया जा रहे हैं। ऋत्विक ने कहा, ओके सर। अखंड ने कहा, उनका कुछ पता चला? ऋत्विक, सर हमें पता चला है कि वह इस समय बनारस में है। यह बात सुनकर लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे से टिक लगे हुए बोला, अब हम आपके पास आ रहे हैं। सोफे पर से खड़ा हुआ तो उसकी हाइट का रिफाइन 6 फुट 4 इंच थी। उसकी बॉडी बहुत ही मस्कुलर देखने में लग रही थी। उसे सूट पाना था, वह भी काफी महंगा लग रहा था। वह कभी तब ऋत्विक ने कहा, सर क्लाइंट वेट कर रहे होंगे, हमन मीटिंग में चलना चाहिए। वही दूसरे कमरे में एक लड़का जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, उसने हेडफोन लगाया हुआ था और वह किसी से बात भी कर रहा था। उसके बगल में 2-3 नौकर खड़े, हाथ में जूस और याह के हाथ में तौलिया था। वह वेट कर रहे थे कबीर रुकेंगे। वह लड़का अर्थ प्रताप सिंह था जो कि इस वक्त जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। करीबन 20 मिनट खराब रेवका और टावल लेकर अपने बॉडी पर आए, पैसे को पूछे ही करीबन 6 फुट 3 इंच का लड़का था, देखने में हैंडसम था। देखते हुए ऋतिक से अखंड प्रताप सिंह बोला, हम कल की इंडिया जाना है, हमारी जेब तैयार करो, सुबह मुझे ये हम निकल। अर्थ को बोलो कि वह तैयार रहे, कल हम वापस इंडिया जा रहे हैं। ऋत्विक ने कहा, ओके सर। अखंड ने कहा, उनका कुछ पता चला? ऋत्विक, सर हमें पता चला है कि वह इस समय बनारस में है। यह बात सुनकर लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे से टिक लगे हुए बोला, अब हम आपके पास आ रहे हैं। सोफे पर से खड़ा हुआ तो उसकी हाइट का रिफाइन 6 फुट 4 इंच थी। उसकी बॉडी बहुत ही मस्कुलर देखने में लग रही थी। उसे सूट पाना था, वह भी काफी महंगा लग रहा था। वह कभी तब ऋत्विक ने कहा, सर क्लाइंट वेट कर रहे होंगे, हमन मीटिंग में चलना चाहिए। वही दूसरे कमरे में एक लड़का जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, उसने हेडफोन लगाया हुआ था और वह किसी से बात भी कर रहा था। उसके बगल में 2-3 नौकर खड़े, हाथ में जूस और याह के हाथ में तौलिया था। वह वेट कर रहे थे कबीर रुकेंगे। वह लड़का अर्थ प्रताप सिंह था जो कि इस वक्त जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। करीबन 20 मिनट खराब रेवका और टावल लेकर अपने बॉडी पर आए, पैसे को पूछे ही करीबन 6 फुट 3 इंच का लड़का था, देखने में हैंडसम था। अब तक इंग्लैंड। रात में व्हाइट हाउस के अंदर एक बड़े से कमरे में एक लड़का सोफे पर बैठा था। उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ और कहा, सर अखंड सर ने कहा है कि वापस इंडिया जा रहे हैं। आपको ये बताने के लिए कहा है और रात में आप उनके साथ इंडिया वापस जा रहे हैं। ठीक है। रात के समय पर व्हाइट हाउस के छत पर एक जेट आकार खड़ा, उसके अंदर 4 लोग बैठे, अखंड, अर्थ और ऋतिक जेट में बैठे हुए थे। 20 घंटे बाद जैसलमेर के एक बड़े से ग्राउंड पर एक जेट आकार रुकी और उसमें से 3 लोग बाहर निकले। बाहर ही ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी। जैसे ही वह बाहर आए, सारे गार्ड ने उन्हें घेर लिया और अपने साथ लेकर गाड़ी के पास गए और गाड़ी का गेट खोला। सब बैठे और वहां से चले गए। करीबन 8 से 9 गड्डियां तो गड्डियों के आगे पीछे चल रही थी।
वह गड़िया प्रताप महल के बाहर आकर रुके। उसमें से 3 लोग बाहर निकले और ऋतिक ने कहा, सर हुकुम साहब का इंतजार रहे हैं। प्रताप महल के चारों तरफ गार्ड खड़े थे। वह जब महल के गेट पर पहुंचे तो वहीं पर रणविजय प्रताप सिंह खड़े थे। रणविजय प्रताप सिंह अर्थ और अखंड को पास जाकर उन्हें गले लगाकर कहा, आखिरी में आप वापस आ ही गए। हमें कितने समय से इस दिन का प्रतीक्षा था। अखंड और अर्थ ने रणविजय प्रताप सिंह प्रताप के पंच हुए और कहा, हमें आना ही था वापस, तो हम आ गए आए। वहीं दूसरी तरफ बनारस में एक घर के अंदर 3 लोग टेबल पर बैठे और अभी नाश्ता कर रहे थे। तभी विराज बैठते हुए कहा, आज बाबा रहे हैं। यह बात सुनकर रुद्राक्षी खुश हो गई और कहा, कब चाचा सा आ रही है? एक रहे हैं, हम लोगों ने लेने कब जा रहे हैं? ये बात सुनकर विराज हंसते हुए बोला, आपके कॉलेज से आने के बाद उन्हें लेने चलेगे करो। रुद्राक्षी ने कहा, आएंगे तो हम लोग नहीं भेजेंगे। उन्हें कहा है कि वह सुबह 12 बजे तक एक जाएंगे और FIR वह शाम को घाट पर आरती देखेंगे भी जाएंगे। रुद्राक्षी, ऐप कॉलेज चाहिए आपको आने में, चलो न हो? रुद्राक्षी बैग उठाते हुए, ठीक है दीदी बाय, मैं आपको 11:30 प्रति घर प्रति मिली से कॉलेज चली गई। इस समय उसका पिछले साल था और वह अपने फाइनल की परीक्षा दे रही थी। रुद्राक्षी के जाने के बाद विराज ने कहा, दीदी बाबा ने कहा है कि हम सब वापस राजस्थान जाएंगे और आपको अपनी सही जगह पर जाना चाहिए, इसलिए बाबा कह रहे हैं वापस जाना चाहते हैं। ठीक है, हम वापस चलेंगे, अभी वही आएंगे तो वह करीबन 1 हफ्ता तक रुकेंगे क्योंकि उनकी कंपनी का बहुत सारा काम भी करना है। चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी ज्वाइन करें और वह कंपनी को आपके नाम और रुद्राक्षी के नाम पर है, तो कॉलेज खत्म होने के बाद वह चाहते हैं शामिल होने के लिए कर सकती है। ठीक है, जब बाबा वापस आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। राजस्थान में प्रताप महल में रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड से कहा, हमें पता चलता है कि आपको उनका पता चल रहा है, आप उन्हें कब वापस लाएंगे? अखंड ने कहा, काल हम बनारस जाना है और वहां पर हमें काम भी है, तभी मुझे। प्रताप सिंह ने कहा कि आप जाएं, लेकिन आपकी वापसी पर हम आपको राजस्थान का हुकुम सा घोष करना चाहते हैं और आपके नमकनाट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप शादी कर ले। यह बात सुनाए अखंड अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आप बैंड करते ही इस्तेमाल 3 साल पहले काशी का चेहरा याद आ गया। अखंड ने अपने मन में कहा, अब आपको अपनी सही जगह पर जन चाहिए और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट गई। विजय प्रताप ने कहा, हम आप चलते हैं, हमें कुछ कम है क्या समय? काशी की BHU यूनिवर्सिटी के अंदर में एक लड़की अपने बैग को कंधे पर डाले जल्दी से भेजो से बाहर निकलते हुए बोली, अब हमें पाय नहीं करनी पड़ेगी, आज हमारा आखिरी पेपर था। और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गाय। रुद्राक्षी घर पहुंची तो उसे देखा कि काशी हॉल के सोफे पर बैठी थी और उसे कहा जाए, आप चेंज करके आइए तो हम यहाँ से चलते हैं। या बात सुनाए रुद्राक्षी के गले लगते हुए बोली, जीजू कुछ खाने को दो तब चलते हैं, मुझे भूख लगी है। काशी ने कहा, आप पहले चेंज कर आओ, तब तक हम आपका खाना तैयार कर है, बस इस्तेमाल गरम कर देर से करे। ये बात सुनाए रुद्राक्षी ने इस्तेमाल गले लगाकर वहां से भगते हुए बोली, मैं भी बस 2 मिनट में मैं FIR हम वापस चाचा सको लेने जाएंगे। रुद्राक्षी या और खाना खाकर बाहर आए और रुद्राक्षी, काशी और विराज एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे। एयरपोर्ट दर्द वह बाहर खड़े रहे, किसी का इंतजार करने लगे। तभी कुछ समय बुरा एक आदमी जिसने सूट पहना था वह बाहर आया, उसके पीछे 2 आदमी आ रहे। वह आए और काशी रुद्राक्षी को गले लगाकर बोले, हमारी राजकुमारी कैसी है? कुछ नहीं चाचा सा, हम ठीक हैं, दोनों ने जवाब दिया और उनके पौन छूर आशीर्वाद लिए। विराज उनके पास जाकर उनके पास जो घर गए लगते हुए बोला, वेलकम बनारस बाबा। जिसका जवाब देते हुए विशंभर सिंह ने कहा कि आप कैसे हैं? हमने विराज ने कहा कि हम ठीक हैं बेबी। शंभर सिंह द जोगी विराज सिंह के पिता और वह राजवंत राजावत के बहुत ही अच्छे मित्र की तरह, जो कि उनके साथ ही उनकी कमों में मदद करवते। एक तरह से वह उनके दाहिना हाथ। जब उनको पता चला कि परिवार की राजवंत राजावत पर हमला हुआ है तो वह सीधे राजावत महल की तरफ जा रहे, लेकिन जब इन्होंने काशी को कार कहीं जाते हुए देखा तो वह उनके पीछे गए। तो उन्हें पता चला कि काशी के रुद्राक्षी के पीछे कुछ आदमी उनके पीछे उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें जब देखा कि वहां जंगल की तरफ जा रहे हैं तो वह जंगल की तरफ गए और उन्हें गाड़ी में खाई में फेंके और विशंभर सिंह ने बचा कर काशी भेजा, जहां पर वह अभी 3 राज्य यहां पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। विशंभर सिंह के साथ काशी, रुद्राक्षी और विराज वापस घर आए और काशी ने, चाचा सा मैंने आपका कमरा तैयार कर
दिया है आप ताज़ा होए तब तक मैं कुछ खाने को लती हूँ। सब अपने कमरे में चले गए और इन्होंने नाश्ता कर आराम किया और FIR वह अपने किसी काम से बाहर चले गए और उन्हें काशी से कहा कि हम आते हैं तो हम आपसे कुछ बातें करनी है और वह वहां से चले गए। काशी है वक्त तैयार होकर बाहर निकली और वह एक आश्रम की तरफ चली गई। वह है वक्त एक आश्रम की अंदर जा रही थी जिसका नाम गौतम अनाथालय था, पर कई सारे बूढ़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे और विद्यार्थी आते हैं इस आश्रम में। यहाँ पर वह लोग रहते हैं जो किसी मजबूरी के तहत उन्हें घर से निकल दिया गया हो या वह अनाथ होते जो उनके परिवार वाले उन्हें घर से निकल देते हैं। प्रति काशी में और छोटे बच्चों को जकार बोला सॉरी बच्चन में आज चलो चले हम पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों ने एक रूप कमरे में जकार बैठ गए। काशी यहाँ पर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती और वह यहाँ पर वृद्धों को कई सारे कम या अनपढ़ वेदों को भी पढ़ाती थी। वह वहाँ पर पढ़ने के बाद घर ए गई थी। इस समय रात हो चुकी थी। वह वापस घर में तो उसे लिखा कि रुद्राक्षी और विशंभर और विराज बैठक कुछ बात कर रहे। आज रात का डिनर बाहर से लिया था और उसके घर में पहले से बोल दिया था कि आज काशी बाहर से डिनर ला रही है। इसके लिए उसने कहा आप सब दिन में आए, मैं खाना लगाती हूँ। सबने हाथ धोया और खाना खाया और वह अपने कमरे में चले गए। आज के वक्त प्रताप महल राजस्थान एक बड़े से कमरे में एक बिस्तर पर लड़की बैठक बोला जल्दी ही हम आपके पास होंगे। ये लड़का कोई और नहीं अखंड सिंह राजावत था जो इस वक्त बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस्तेमाल नींद नहीं एक रही थी। उसने बेड के दौर से एक फोटो निकाला और यूज देखते रहा था। जो फोटो एक लड़की की थी जिसमें पूरी राजस्थानी ड्रेस पहनी हुई थी और वह पूरी तरह राजस्थानी ट्रेडिशनल में तैयार हुई थी। उसके सर पर ऊपर मांग टीका और नाक में नाथ, कानों में झुमके और उसके चेहरे पर हल्का सा लाइट मेकअप और उसमें बहुत बड़ा हार पहना हुआ था। इतने में ही वह बहुत प्यारी लग रही थी। वही काशी की फोटो थी जो भी 3 साल पहले की फोटो थी। उसमें फोटो को वापस जवाब नहीं जगह पर रखा और सो गया। रात का वक्त प्रताप महल राजस्थान एक बड़े से कमरे में जिसमें एक किंग साइज बेड, कमरे दीवारों का कलर ब्लैक और ग्रे में था और उस रूम में एक तरफ सोफा और कॉफी टेबल रखा हुआ था। बेड के जस्ट ऊपर एक लड़की की फोटो जिसमें वह लड़का बहुत है डेटेड ऑन हैंडसम लग रहा था। वहीं एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने मन में बोला जल्दी ही हम आपके हमारे पास होंगे। ये लड़का कोई और नहीं अखंड प्रताप सिंह था जो इस वक्त बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने बेड के बगल में रखे हुए ड्रॉ से एक फोटो निकाला और उस फोटो को देखते रहा था। जो फोटो एक लड़की की थी जिसमें पूरी राजस्थानी ड्रेस पहनी हुई थी और वह पूरी तरह राजस्थानी ट्रेडिशनल में तैयार हुई थी। उसके सर पर ऊपर राजस्थानी मांग टीका और नाक में नाथ, कानों में झुमके और उसके चेहरे पर हल्का सा लाइट मेकअप और उसमें गली में एक छोटा सा हार हुआ था जिसमें ही वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह काशी की फोटो थी जो भी 3 साल पहले की फोटो थी। उसमें फोटो को वापस बेड की बगल में ड्रॉ में डाल दिया। सुबह का वक्त प्रताप महल इस वक्त अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह जौगन से वापस प्रताप महल आ रहे थे। उनको आता हुआ देख सारे नौकरों ने अपना सर झुका लिया और एक नौकर 2 टावल लेकर उनके सामने आया। उसे एक टावल दोनों को दिया। दोनों पूरी तरह पसीने में भीगे हुए वह अपने अपने कमरे में चले गए और वॉशरूम में जाकर टावल लेने के बाद चेंज किया और बाहर आए करें। इस समय डाइनिंग टेबल पर रणविजय प्रताप सिंह बैठक कर उनका इंतजार कर रहे हैं। वह अखंड और रणविजय प्रताप सिंह को आकर गुड मॉर्निंग बाबा साहब कहकर सीट पर बैठ गए। डाइनिंग टेबल का हेड वाली कुर्सी पर रणविजय प्रताप सिंह बैठे हुए के और उनके बगल में एक कुर्सी पर अर्थ और एक कुर्सी पर अखंड बैठा हुआ था। एक नौकर आया और सबसे पहले रणविजय प्रताप सिंह टैबलेट में नाश्ता सर्व किया और इसके बाद नौकर जाकर अर्थ और अखंड के प्लेट में खाना शर्म करने के लिए आगे बढ़ा तो अखंड ने नौकर को रोक दिया और खुद से ही अपने प्लेट में खाना लेने लगा। खाने के दौरान शुरू कर लिया। रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड से पूछा आपने उन्हें कब राजस्थान ला रहे हैं? अखंड ने जवाब दिया अभी नाश्ता करने के बाद जाकर ऑफिस जाऊंगा, वापस आकर मैं वहां यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर अर्थ अखंड से भाई मैं भी चलूंगा। टेबल पर इसके खराब शांति छा गई। तभी रणविजय आप सिंह में कहा हम आपका राज्य अभिषेक जल्दी करवाना चाहते हैं और हमने सोचा है कि आपका राज अभिषेक करवा दे। आपका राज अभिषेक करवाएंगे। वे कह रहे थे कि 1 महीने के वापस आ जाएंगे। तभी अखंड ने कहा सी आपके मर्जी बाबा सा। दूसरी तरफ
काशी में घर के अंदर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे तभी विशंभर सिंह ने कहा, आज हम लोग शाम को घाट चलते हैं, वहीं पर हम महागुरु से कुछ बात करते हैं। तभी रुद्राक्षी ने कहा, हम लोग शाम को गंगा आरती देखने के खराब ही वापस आएंगे। और रुद्राक्षी यह कहने के बाद बहुत ही प्यारा लग रही थी, उसकी आंखों में उत्साह साफ दिखी दे रही थी। काशी और विरजनी देखा तो वह हंसते हुए बोलिए, आप लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? मैंने कोई जोक ना सुना रहे को, वह तो आज मेरा बहुत मन था बाहर घूमने का था। वैसे भी दीदी मुझे जल्दी जाने नहीं देती। यह बात सुनाकर विशंभर सिंह जी हंसते हुए बोले, आप जब जाती है तो लड़ाई करके आती है, तो आपको जाने क्यों देगी? इतना सुनकर रुद्राक्षी का चेहरा बन गया और उसने कहा, मैं लड़ाई नहीं करती, वह लोग बदतमीजी करते हैं तो मुझसे रुका नहीं जाता। ने उसे कहा, दीदू आप तृप्ति दीदी को भी बोले देना ना, मैं और तृप्ति दीदी और के साथ मिलकर मस्ती करूंगा। मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ, मैं विराज भाई से कह दूंगा, वह कह दूंगा। विराज को देखते हुए बोली। यह बात सुनकर विराज रुद्राक्षी को घूरने में बोला कि तुम्हारे पास भी तो नंबर तृप्ति का नंबर है, तुम भी बोल सकते हो। रुद्राक्षी विराट से बोली, मैं तो बोल देती, लेकिन लीक मेरी बात कम मनाती है, आपकी बात ज्यादा सोती है। बोलकर रुद्राक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर विराज को घुने लगी। विराज बोला, रूह तुम चुपचाप ना नाश्ता करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह फेविकोल से चिपका दूंगा। या सुनकर रुद्राक्षी विशंभर जी को देखते हुए बोली, चाचा सा मुझे आपको कुछ बताना था। ये सुनकर विराज ने टेबल पर रखा प्लेट में से 2 लड्डू और जैसे ही रुद्राक्षी ने कुछ कहा चाहा तो की बात के मुंह में ही रह गई, उसके मुंह में 1 लड्डू भर दिया। ये सब देखकर विशंभर जी और काशी हंसने लगे। तुम लोगों का बचपन अभी तक नहीं गया रुद्राक्षी, तुम टेंशन मत लो, जो तुम कहना चाहती थी वह बात मुझे पहले से ही पता है। अपने बेटों की इतनी बड़ी बात मुझे कभी छुपी रही है। ये सुनकर विराज टेबल से उठकर यह कहाँ कर चला गया, मेरा नाश्ता खत्म हो गया। ये देखकर रुद्राक्ष विशंभर जी और काशी की हंसी प्यो कमरे में सुनाई देने लगे। बाहर जाकर विराज ने अपने फोन को किया तो उसका वॉलपेपर पर एक लड़की और उसकी फोटो थी। लड़की देखने में बहुत सुंदर और क्यूट थी, उसे सूट करना हुआ था और वह फोटो गंगा घाट पीछे से देखने में लग रहा था कि वह नाव पर बैठे हुए हैं और घाट के बीच उनकी लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में करीबन 1 o'clock बाजे एक जगह प्रति एक जट खड़ी थी और उसके अंदर 3 लोग बैठे हुए। अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह और ऋत्विक ने अखंड से कहा, हम कुछ घंटों में बनारस पहुंचेंगे। ये सुनकर अखंड ने अपनी आंखें बैंड कर ली। तभी अर्थ बोला, सच में हम भाभी से मिलने जा रहे हैं। ये सुनकर अखंड के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ गई। दोपहर का वक्त एक होटल के छत पर एक जाट आकार रुकी, उससे 3 बाहर निकले, अर्थ प्रताप सिंह, अखंड प्रताप सिंह और ऋतिक ने कहा कि अभी पता चला है विशंभर सिंह भी बनारस में है और वे काशी और रुद्राक्षी के साथ आज बनारस के घाट पर जाने वाले हैं और गुरुजी से मिलकर कुछ बात भी करना चाहते हैं। सर अभी आपका कोई मीटिंग नहीं है, आप चाहे तो रेस्ट कर ले तबीयत। अखंड ने कहा, शाम की एमएचए आरती के वक्त हम लोग घाट पर जाएंगे। सुनकर ऋतिक ने कहा, ओके सर। घाट पर है वक्त गंगा आरती होने की तैयारी हो रही थी। तभी कट के बहुत दूर प्रति 4 से 5 गदियां आकर रुकी। उसमें से ड्राइवर निकला और गैया के दरवाजे खोले। जिस्मीन से अखंड और अर्थ निकले। दोनों ने व्हाइट कलर की कुर्ते और जीन्स पहना हुआ था। तभी साड़ी व्हाट्सएप घेरने लगे। ये देखकर अखंड ने कहा, आप सभी धारी रहे। उसमें से 2 कार्ड्स को बुलाया जिन्होंने मामूली कपड़े पहने हुए देखकर नहीं पता चल रहा था कि वह व्हाट्सएप है और उन्हें कहा, सभी कार्ड्स मंदिर के बाहर है और अखंड और अर्थ मंदिर के अंदर जाने लगे। आपके लोग उन्हें ही देख रहे। दोनों गार्ड्स मंदिर के अंदर गए और एक आदमी से पूछ, बड़े पुजारी हैं? तभी एक पंडित जी ने जवाब दिया कि बड़े पुजारी मंदिर के पिछले कमरे में है। ये बात सुनाकर अखंड और अर्थ के पास बॉडीगार्ड आए और इन्होंने कहा, सर बड़े पुजारी मंदिर के पीछे वाले कमरे में है। अखंड ने शाम का मंदिर के पीछे में और वहां पर एक कमरा था जिसमें बड़े पुजारी बैठे हुए थे। अखंड ने दरवाजे पर हल्का सा अपने उल्टायों हाथ से खटखटाया से ना किया और कुछ समय बाद बड़े पुजारी ने अपनी आंखें खोली और अखंड देखकर बोले, आए कमरे के। अखंड और अर्थ बड़े पुजारी जी के पास जाकर उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। बड़े पुजारी ने अखंड और अर्थ के सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप हमेशा सफल रहे और दोनों। तभी बड़े पुजारी ने कहा, आप जी जरूरी काम के लिए आए हैं, वे जरूर होगा और आपको वह
मिल जाएंगे। ये सुनकर अखंड ने कहा हम उन्हीं के लिए आए हैं और उन्हें लेकर ही जाएंगे, यहाँ से उनके साथ ही वापस जाएंगे। बड़े पुजारी ने कहा आप सफल हो और हमसे कुछ बातों की और उनके पास होकर वापस आ गया है। शाम का समय। इस समय विशंभर सिंह एक कमरे में आए जिसमें के बहुत बड़े पुजारी थे जो सही मार्ग दिखाने में सहयोग करते। बड़े पुजारी के पास गए और उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। बड़े पुजारी के पास बैठे हुए थे और उन्हें कहा कि हम सोच रहे हैं काशी को उनकी रियासत वापस ले जाएं और उनका राज्य अभिषेक करवाकर मेवाड़ और उनकी कंपनी उन्हें सौंप दे, लेकिन एक परेशानी सामने एक रही है। राजा राजवंश सिंह ने अपने वसीयत में लिखा हुआ है जब तक काशी की शादी नहीं हो जाती तब तक उनका राज अभिषेक नहीं हो सकता। तभी बड़े पुजारी जी ने कहा आप इसलिए परेशान मत होएं, इस हफ्ते में ही उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। ये बात सुनकर विशंभर जी ने कहा लेकिन तभी बड़े कहा जो काशी की किस्मत में होना होगा वह होगा। ये बात सुनकर विशंभर जी शांत हो गए और उनके पैर छुए और उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। वहीं जहां पर गंगा आरती की तैयारी हो रही थी वहीं पर 3 लड़कियां और 1 लड़का खड़े थे और विशंभर जी कहीं किसी काम से गए। वही काशी, रुद्राक्षी और तृप्ति वहां पर खड़े होकर गंगा आरती होने का वेट कर रहे। वही रुद्राक्षी विराज के बगल में खड़े होकर रुद्राक्षी बोली आज से बोली विराज भाई आज तृप्ति दीदी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है ना। विराज जो कि तृप्ति को ही देख रहा था वह खोए ही बोला येलो सूट में तृप्ति बहुत ज्यादा ही सुंदर लगती है। रुद्राक्षी विराज को देखते हुई बोली तभी तो आप उन्हें कब से अपने प्यार से देख रहे हैं। ये बात सुनकर विराज इधर उधर देखते लगा। ये देखकर रुद्राक्ष हंसते हुए बोली वह मेरे प्यारे भाई वैसे मैं सोच रही हूँ कि तृप्ति अगर मेरी भाभी बन जाती तो कितना अच्छा होता। ये बात सुनाए विराज यूज देखने लगा तो रुद्राक्षी ने कहा वैसा भी चाचा जी को अपनी होने वाली बहुत पसंद आई है। तू कह रहे कि वह आपकी और तृप्ति दीदी की शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनाए विराज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल ए गाय बोली मैं सोच रही हूँ कि मैं तृप्ति दीदी को दीदी की जगह भाभी बुलाना शुरू कर दो जिससे मुझे अभ्यास हो जाएगी, जिससे मुझे भाभी बोले में ज्यादा अच्छा महसूस होगा। वह अपने कंधों पर हाथ रखकर डालते हो बोली वह मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। ये देखकर विराज हंसते हुए बोला इसे तू इंटेलिजेंट कहती हो। तभी रुद्राक्ष विराट को घूमते हुए बोली आप मुझसे मत बोलिएगा, मैं जाकर चाचा चाची आपकी सारी शिकायतें और बात बताऊंगी। ये सुनकर विराज के गैलन को खींचे हुए बोला मेरी रूह को गुस्सा आ गया। विराज बोला मेरी रूह से ज्यादा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें ऐसी बात करते हुए देखकर काशी ने बोला तुम लोग के बारे में बात करे तो आरती होने वाली है, आरती पर ध्यान दो। 4 लोग मंदिर के पीछे आए और वहां पर एक कमरा था जिसमें बड़े पुजारी बैठे हुए थे। अखंड ने दरवाजे पर हल्का सा अपने उल्टायों से ना किया और पूछा। बड़े पुजारी ने अपनी आंखें खुली और अखंड देखकर बोले आए। कमरे के अखंड और अर्थ बड़े पुजारी जी के पास जाकर उनके पास हुए और उन्हें प्रणाम किया। बड़े पुजारी ने अखंड और अर्थ के सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप हमेशा सफल रहे। और दोनों ने तभी बड़े पुजारी ने कहा आप जी जरूरी काम के लिए आए हैं, वे जरूर होगा और आपको वह मिल जाएंगे। ये सुनकर अखंड ने कहा हम उन्हीं के लिए आए हैं और उन्हें लेकर ही जाएंगे, यहाँ से उनके साथ ही वापस जाएंगे। बड़े पुजारी ने कहा आप सफल हो। और अखंड कुछ बातों की और अखंड और अर्थ कुछ हो देर बात कर वापस आ गया है। 4 लोग मंदिर के पीछे आए और वहां पर एक कमरा था जिसमें बड़े पुजारी बैठे हुए थे। अखंड ने दरवाजे पर हल्का सा अपने उल्टायों से ना किया और पूछा। बड़े पुजारी ने अपनी आंखें खुली और अखंड देखकर बोले आए। कमरे के अखंड और अर्थ बड़े पुजारी जी के पास जाकर उनके पास हुए और उन्हें प्रणाम किया। बड़े पुजारी ने अखंड और अर्थ के सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप हमेशा सफल रहे। और दोनों ने तभी बड़े पुजारी ने कहा आप जी जरूरी काम के लिए आए हैं, वे जरूर होगा और आपको वह मिल जाएंगे। ये सुनकर अखंड ने कहा हम उन्हीं के लिए आए हैं और उन्हें लेकर ही जाएंगे, यहाँ से उनके साथ ही वापस जाएंगे। बड़े पुजारी ने कहा आप सफल हो। और अखंड कुछ बातों की और अखंड और अर्थ कुछ हो देर बात कर वापस आ गया है। आगे बढ़ने लगे जहाँ पर विशंभर सिंह, रुद्राक्ष और तृप्ति खादी थी उनके पास जाकर खड़े हो गए। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि शाम के वक्त पर ज्यादा से ज्यादा लोग आरती देखने आते हैं और इस वक्त संस्कृति समारोह में होता है जहां पर सारी छोटी छोटी लड़कियां कथक नृत्य प्रस्तुति करती है। छोटी छोटी लड़कियां साड़ी पहनी हुई होती हैं और इन्होंने पूरी तरह तैयार होती है, जीने से देखकर वह सब बहुत ही प्यारी लगती है।
और काशी एक ऐसी जगह है जहाँ की आरती देखने के लिए वहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी आया करते थे और वह आरती एंजॉय करते हैं। वही कुछ समय बाद आरती शुरू हुई तो सबने अपने हाथ जोड़कर गंगा मन पूजा हो रही थी। उनको हाथ जोड़कर अपनी इच्छा मांगी और उनके पीछे ही अखंड और अर्थ भरे थे। अर्थ में हाथ जोड़ रहा और कहा, मेरे भाई की खुशियाँ उन्हें मिल जाए। अपने मन में कहा, अखंड मैं जिस लिए आया हूँ बस वही लेकर जाऊंगा। यहाँ से विशंभर सिंह ने हाथ जोड़ा और अपने मन में कहा, जो भी बस सबका भला हो, हमारी बच्चों को उनका हक मिले और उन्हें कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। काशी हाथ जोड़कर कहा, ना जाने इतनी बेचैनी क्यों हो रही है गंगा माँ, जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हमारे परिवार की खुशियाँ बनाई राखी क्या गंगा माँ। वहीं 15 मिनट बाद आरती खत्म होने के बाद अच्छा आशीर्वाद लिया और सब लोग वापस आने लगी। वहां पर अखंड के आगे ही काशी जा रही थी। पीछे से धक्का लगने पर काशी जाकर अखंड के साइन पर जा और टकरा गई थी। काशी ने पीछे मुड़कर सॉरी कहा, आगे जाने लगी लेकिन अखंड निकासी का हाथ पकड़ लिया। भी पीछे मुंह और कुछ बोलने वाली थी और अभी आगे से विशंभर सिंह आए और काशी बेटा आप आगे चले। तबीयत अखंड प्रताप सिंह ने काशी का हाथ छोड़ा। काशी पीछे मुड़ी वहां से चली गई। विशंभर सिंह ने अखंड प्रताप सिंह को प्रणाम करते हुए कहा, आप यहाँ पर कुंवर सा। तब अखंड प्रताप सिंह ने कहा, नहीं वह हम यहाँ पर कोई कुछ कम था। विशंभर और अखंड के बीच में कुछ बात हुई और वह उधर से चले गए। वही आगे तृप्ति, विराट, काशी और रुद्राक्षी सब एक जगह खड़े होकर विशंभर सिंह का वेट कर रहे थे। विशंभर सिंह वहां पर आए तो सब वहां से एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर किया और वहां से घर की तरफ चले गए। वह घर पहुंच गए और उन्हें सबसे कहा सब जाए आराम कर लें और सब अपने कमरे में चले गए। विशंभर सिंह कमरे में आए। वहीं दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में जहां पर अखंड एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और ऋतिक उनके सामने खड़ा हुआ था और ऋत्विक कहा, सर पता चला है काशी मैम यहाँ पर रुद्राक्षी राजकुमारी और विराज सिंह के साथ रहती है। विराज सिंह विशंभर सिंह का बेटा है जो कि पिछले 3 साल से दोनों राजकुमार की सुरक्षा के लिए उनके साथ रहता है और दोनों राजकुमारियां उन्हें अपना भाई समझती हैं। और काशी मैम एक छोटे से अनाथालय में पढ़ाती है जहां पर गरीब और विधवा और बूढ़े लोगन को वहां पर काशी मैम को बहुत मानते हैं। वह उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती है। ने कहा, ठीक है आप जा सकते हैं। ऋतिक ने कहा, गुड नाइट सर और वह वहां से चला गया। बाहर जाकर हमने अपने मन में कहा, बस इन मैम मिल जाए तो इनके तारा नाक पर से गुस्सा उतरेगा। अखंड जो कि सोफे प्रति बैठक एक फाइल में काशी की सारी की जानकारी पढ़ रहा था, उसे कहा, अब आप हमसे दूर नहीं रह सकते। प्रति जाकर सो गया। सुबह का वक्त काशी के घर प्रति रुद्राक्षी विराट के बीच में लड़ाई हो रही थी। कभी काशी में और उन दोनों को छूते हुए कहा, तुम दोनों का बचपन कब जाएगा, हमेशा बेवकूफ वाले काम करते हैं। विराट को घुरता हुए कहा, वह तो पागल है, तुम्हारे पास दिमाग है। बात सुनकर रुद्राक्षी का क्यूट सा फेस बना दिया। डेटा और कहां से, चलो नाश्ता करते हैं। विशंभर सिंह आए और टेबल पर बैठे नाश्ते शुरू किया। तभी रुद्राक्षी ने कहा, आज हम लोग सारनाथ से जाएंगे। तभी विशंभर सिंह ने कहा, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। यहाँ सुनकर रुद्राक्षी हो गई और उसे कहा, हम लोग सुबह निकले 10 o'clock बजे नाश्ता करने के बाद निकलेंगे। वही 10 o'clock बजे सब तैयार होकर सारनाथ की तरफ निकले। करीबन 10:30 बजे तक बस अब सारनाथ पहुंच गए और उन्हें गाड़ी पार्क कर पहले एक जगह पर चारों तरफ हरियाली हरियाली थी और बीच में गौतम बुद्ध की सबसे एक बड़ी सी मूर्ति बनी हुई थी और उनके सामने नदियों के तारा, एक छोटी छोटी नदियां बने हुए दर और रंग बिरंगी कमल के फूल। उसमें पूरी तरह अच्छे से घूमने के बाद वह सब आगे जाकर सारनाथ के म्यूजियम के अंदर गए जहां पर उन्हें सारी पुरानी चीजें देखी। वहां पर करीबन 2 घंटों में से घूमने के खराब रुद्राक्षी ने कहा, हम लोग सारनाथ मंदिर के अंदर जाएंगे जहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति थी और वहां पर हम धाम चक्र भी था। वह सब सारनाथ के अंदर गए। दूर से ही उन्हें बहुत बड़ी मंदिर दिखाई दी। वह अंदर गई और मंडी के अंदर मोदी जी की मूर्ति को देखकर वापस वह आए और उन्हें के बगल में गेट था जिसके अंदर कई सारी मूर्तियां बनी हुई थी। वहां पर एक बड़े से गोलाकार टाइप में कुछ बनाया हुआ अंदर एक जगह को ज्ञान दे रहे और उसके आसपास धर्म चक्र था। लोगों का मानना था कि घुमाने से उनके सारे पाप हो जाएंगे और उनके सारे पाप माफ भी हो सकते हैं। वहां पर कई सारी चीजें दिखाई गई थी। वह सब वह घूम कर बाहर आए और अंदर जू की तरफ गए। वहां से टिकट लिया। वहां पर कई सारे छोटे छोटे बच्चे और उनके परिवार वाले सारनाथ घूमने आए थे। जानवर
एक जगह अलग अलग जगह पर रखे गए थे से सारे पक्षों के लिए चारा गया था वहां पर कई सारे जानवर जैसे कि क्रोकोडाइल हिरन को अलग तरीके से उनके लिए अलग मॉल बनाया गया था जहां पर जंगल की तरह छोटा सा बनाया गया था और वहां पर सारे हिरन घूम रहे। वहां पर मोरबी जो कि बहुत प्यारे कई प्रकार के तोते बच्चे और अलग अलग प्रकार की जानवर वहां पर मौजूद जो घूमा और वापस बाहर की तरफ निकले। अब तक लगभग 4 बज चुके और रुद्राक्षी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि मुझे भूख लगी है, जल्दी जल्दी कहीं कुछ खाते हैं या बात सुनाए। शंभर जी ने कहा क्यों नहीं है, जल्दी चलो हमें भी भूख लगी है। या बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराने लगी है। वे सब एक रेस्टोरेंट में गए, इन्होंने किया और वह वापस घर आने लगी। तभी विशंभर सिंह ने कहा चलिए आइसक्रीम खाते। उन्हें आइसक्रीम पार्लर के बाहर जा रही होगी। विराज गाड़ी से बाहर निकला और उसे कहा बताओ किसी को कौन सा फ्लेवर खाना है। तभी रुद्राक्षी ने कहा मुझे चॉकलेट फ्लेवर खाना है और विशंभर सिंह ने कहा है वनीला फ्लेवर खाना है। काशी ने कहा हमें भी चॉकलेट। तृप्ति ने कहा बटरस्कॉच फ्लेवर खाना। विराज गया और उसे सबको आइसक्रीम कर दिया और सबसे आइसक्रीम खाया और विराज में का और किसी को कुछ खाना है। रुद्राक्ष ने कहा हमें एक और खाना है सब। काशी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। या सुनकर रुद्राक्षी चुप हो गई। विराज गाड़ी में बैठा और वहां घर गई। घर पहुंचकर सब बहुत थक चुके अब अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। करीबन 6 o'clock बजे विशंभर सिंह घर से बाहर किसी काम की तय गए। उन्हें किसी के साथ मीटिंग करनी थी। खत्म कर करीबन 8 o'clock बजे घर पहुंचे तो काशी ने पूछा चाचा से आप कहाँ गए। इन्होंने कहा वह बैठक में गए। काशी ने कहा भी खाना खा लीजिए और खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। रुद्राक्ष ने कहा मुझे चॉकलेट फ्लेवर खाना है और विशंभर सिंह ने कहा है वनीला फ्लेवर खाना है। काशी ने कहा हमें भी चॉकलेट। तृप्ति ने कहा बटरस्कॉच फ्लेवर खाना। विराज गया और उसे सबको आइसक्रीम कर दिया और सबसे आइसक्रीम खाया और विराज में का और किसी को कुछ खाना है। रुद्राक्ष ने कहा हमें एक और खाना है सब। काशी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। या सुनकर रुद्राक्ष चुप हो गई। विराज गाड़ी में बैठा और वहां घर गई। पहुंचकर सब बहुत थक चुके अब अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। करीबन 6 o'clock बजे विशंभर सिंह घर से बाहर किसी काम की तय गए। उन्हें किसी के साथ मीटिंग करनी थी। खत्म कर करीबन 8 o'clock बजे घर पहुंचे तो काशी ने पूछा चाचा से आप कहाँ गए। इन्होंने कहा वह बैठक में गए। काशी ने कहा भी खाना खा लीजिए और खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह काशी घर पर वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रंग में और काशी की थाली में नाश्ता लेकर बाहर रही थी। टेबल पर रखा तो सबने पराठा लेकर अपना नाश्ता शुरू किया। तभी विशंभर जी ने कहा काशी बेटा अभी नाश्ता कर लीजिए और काशी चेयर पर बैठक प्लेट में अपने लिए नाश्ता निकलाने लगी। इस वक्त सब लोग चुपके से आप नाश्ता कर रहे हैं। तभी विशंभर सिंह ने कहा कि हम सोचते हैं कि अब आप सबको राजस्थान हमारे साथ जाकर अपनी रियासत को संभलना चाहिए। ये बात सुनकर काशी जो अपने हाथ खाना पराठा अपने होठों तक लाई थी उसका हाथ वहीं रुक गया। कुछ समय बुरा उसे अपना पराठे को खा लिया। वह चुप रहे और उसे नष्ट किया और प्लेट उठाने लगी तो विशंभर सिंह ने कहा हमने आपसे कुछ बात करनी है। काशी बेटा आप कमरे में आई। काशी ने ठीक है कहा और वह थाली लेकर किचन में चली गई और धुंधले और चाहत किचन को साफ करने के बाद वह विशंभर सिंह के कमरे की तरफ चली गई। विशंभर सिंह के कमरे के बाहर आकर उसे गेट को ना किया और अंदर आने की इजाजत लेकर हम अंदर आए। काशी को सोफे पर बैठने को कहा और खुद दूसरे सोफे पर जाकर बैठक कर उन्हें काशी से कहा हम चाहते हैं कि आप अपनी रियासत और अपनी कंपनी को संभले। अब हम आपकी जिम्मेदारी आपको देना चाहते हैं। अभी तक हमें वोट मेंबर को बहुत समझा कर रखा है लेकिन अब कंपनी की हालत थोड़ी बेकार हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कंपनी को संभलें और कंपनी की मालकिन को इस्तेमाल कंपनी को सौंप देना चाहते हैं। तब काशी नहीं कहा ठीक है तो हम कब वापस मेवाड़ जाना है। या सुनकर विशंभर जी ने थोड़ी चाय की एसेस भी और उन्हें कहा हम सोच रहे परसों वापस। कब तक हम महल और आपका केबिन तैयार करते हैं। कुछ समय खराब काशी कमरे से वापस में और हुआ अपने कमरे में चली गई। मैं के बगल वाले ड्रॉ से एक एल्बम निकला जिसमें उसकी पूरी परिवार की फोटो, उसके अपने मन बाप और चाचा चाची के फोटो पर हाथ रखकर आप हमें क्यों छोड़कर चले गए ये कहते हुए उसकी आंखों में जो पानी था वह बहुत उसकी आंखों के कोने से बाहर गया। हमने यूज फोटो को गले से लगा और रोने लगी।
वही बनारस के एक आलिशान होटल के अंदर एक कमरे में अखंड प्रताप सिंह सोफे पर बैठा था और उसके सामने ऋत्विक सर झुकते हुए बोला, सर परसों वापस मेवाड़ जाने वाले हैं। तभी कामरे के दौर पर नाक हुआ और अर्थ प्रताप सिंह अंदर आते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ जिससे आप मिलने आए हैं मुलाकात तो हो गई हा कि नहीं। अखंड उसा घुने न लगा टैब निकाला और कला प्रताप सिंह घबराते हुए बोला, नथिंग भाई नथिंग, वह तो मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। ये देखकर ऋतिक असली लगा और मन में कहा, किसी दिन तुम्हारी मजाक बहुत महंगी पीपी बाहर गया और बोला, ना जाना इनकी शादी कब होगी और इनका गुस्सा कम होगा। भगवान करे मेरी भाभी सा इन्हें दारा कर राखे जैसे ये दूसरी के ऊपर आप दिखाते हैं भाभी इनका के ऊपर रोब और दिखाएं। वह ये सोचकर हंसना लगा। वही अखंड ने ऋत्विक कमरे में बैठकर लैपटॉप में काम कर रहे थे कम और अखंड ने कहा, आज कोई मीटिंग है कि नहीं। ऋत्विक ना कहा, आज 4 बजे एक मीटिंग हा जो कि बहुत महत्वपूर्ण हा और या राही डील की डिटेल्स और कोई मीटिंग नहीं है, अखंड ने कहा और ऋतिक बाहर चला गया। अच्छी में बात अखंड हो रणविजय प्रताप सिंह का फोन आया तो उसका कहा, खंबा घनी बाबा सा आप कैसे हो आप, और वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है न। कह रहे कि आप कब तक आएंगे, हमें आपका राज अभिषेक करवाना था तो आपका काम कब तक खत्म होगा और वह आपको मिली परसों वह वापस मेवाड़ आ रहे हैं। ये बात सुना रणविजय प्रताप खुश हो गई और अखंड उन्हें प्रणाम किया और हमने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ अखंड के फोन पर रिंग हुआ तो उसने अपना फोन उठाओ, कभी किसी तरफ से आवाज आना, आज रात से मलेशिया से हमारा माल थाईलैंड जा रहा है, ये पूछना था कि वहां पर से यह डील से मिली है। तभी अखंड देखा है क्या काम डैनी करते का। उसकी आंखें बंद की और उसके सामने आया जब वह दूसरी बार राजावत मान गया था। इस्तेमाल वक्त काशी करीबन 9 साल की थी और खंड 15 साल का था। इस्तेमाल वक्त उसके साथ अर्थ प्रताप सिंह जो कि 13 साल और वह डोनन गार्डन में रखे हुए चेयर पर बैठे हुए। उन्हें देखा कि 2 लड़कियों को गार्डन के अंदर इस वक्त दोन है घर के कपड़े पाने हुए और भी दोन बहुत क्यूट लग रही थी गार्डन की एक तरफ और उनके पीछे एक लगभग 43 साल का आदमी हाथों में गार्डन का सामान लेकर एक रहा था। वे डॉन गार्डन की उसी तरफ गई और जमीन पर बैठक मालिक से रुद्राक्ष ने कहा, माली चाचा हमन गद्दा करने लगी। माली ने कहा, राजकुमारी आप बोली हम गद्दा कर दे रहे हैं, नहीं हमें करना है। तब खांसी ने कहा, हमें सावधान से करेंगे, जिसको हम छोड़ देंगे या सुनेंगे। माली ने उन्होंने दिया तो जमीन की मिट्टी को खनना शुरू कर दिया और थोड़ा गद्दा करने के बुरा अभी रुद्राक्ष उठी और दौड़कर बगल में गई और एक आम का थोड़ा बड़ा पौधा लाई और गुड्डी में धीरे से रख दिया। जा देखकर काशी का उपयोग कहिए क्या रूह आपने पौधे की मिट्टी के पास की, आपने प्लास्टिक हटाए नहीं या सूर्य। रुद्राक्ष में अपने सर पर मारा टैब, उसके सर पर और उसके चेहरे पर मिट्टी लग गई। अब काशी ने पौधे वह गड्ढे से बाहर निकला और उसके आसपास के प्लास्टिक को हटाने लगी। फिर उसने इस्तेमाल पकड़ने के ऊपर मिट्टी डालने लगी। रुद्राक्षी और काशी डोनन मिलकर फटाफट मिट्टी डालने वही करने के खराब डोनन ने मिलकर दूसरा गड्ढा किया और उसके अंदर भी आम का थोड़ा बड़ा पौधा लगा। और तब रुद्राक्ष ने काशी से कहा, दीदू मैं सोच रही हूँ आज 2 दिन गुलाब के फूल भी लगा, वह देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तब काशी ने कहा, जैसा आपका मन काल मिलकर लगेगा जाएगा। वे डोनन उठे तो उनके कपड़े बहुत गंदे हो चुके और दोनों के चेहरों पर मिट्टी लग चुकी थी जिससे वह डोनन और भी क्यूट लग रही थी। तभी एक नौकरी रानी मैं और अच्छे बैठक उनके चेहरे और उनकी कपड़ों को धीरे धीरे साफ करने लगी और वह दोनों जाकर हाथ धुलने लगी। और रुद्राक्षी ने कहा, अब हम गंदे हो गए, अब हम फिर से माँ और बड़ी मासा कहेंगे। आपने अपने कपड़े बंद कर लिए और आप फिर ना आएंगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। ये कहने के रुद्राक्षी हंसने लगी और यह बात सुना काशी भी हंसने लगी। तब काशी ने कहा, रूह ऐसे नहीं बोलते, वह हमारी माँ है, हमारी अच्छी के लिए ही बोलती है। अगर आप फिर से नहीं तो आपको फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है। मासा हमारी भलाई के लिए ही बोलती है। ये सुनकर रूह ने भुला सा चेहरा बनाया और बोली, तब आज हमारी गलती है। ये सुन काशी ने उसके गलों पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, जल्दी से नहाकर निकल जाएगा। आपको तो नहाने में भी बहुत समय लगता है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है। या सुन रुद्राक्ष बोली, दीदी आपको पता है जब मैं पानी के अंदर बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन करता है कि मैं उसी में सो जाऊं। लेकिन माशा यह देखकर मुझे डांटने लगती है। एक बार जब मैंने माँ से कहा था तो वह हंसने लगी और कहा, अगर आप पानी के अंदर ज्यादा रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
आई और अच्छे बैठकें उनके चेहरों और उनकी कपड़ों को धीरे धीरे साफ करने लगी और वह दोनों जाकर हाथ धुलने लगी। और रुद्राक्षी ने कहा, अब हम गंदे हो गए, अब हम फिर से माँ और बड़ी मनसा कहेंगे आपने अपने कपड़े फिर से गंदे कर लिए और आप फिर ना आएंगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। ये कहने के रुद्राक्षी हंसने और यह बात सुनकर काशी भी हंसने लगी। तब काशी ने कहा, रूह ऐसे नहीं बोलते, वह हमारी माता है, हमारी अच्छी के लिए ही बोलते हैं। अगर आपसे नहीं तो आपको फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है। मासा हमारी भलाई के लिए ही बोलती है। यह सुनकर रूह ने भुला सा चेहरा बनाया और बोली, तब आज हमारी गलती है। यह सुनकर काशी ने उसके गैलन पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, जल्दी से नहीं कर निकल जाएगा, आपको तो नहाने में भी बहुत टाइम लगता है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है। यह सुनकर रुद्राक्षी बोली, जीतू आपको पता है जब मैं पानी के अंदर बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन करता है कि मैं उसी में सो जाऊं, लेकिन माशा यह देखकर मुझे डांटने लगती है। एक बार जब मैंने माँ से कहा था तो वह हंसने लगी और कहा, अगर आप पानी के अंदर ज्यादा रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तक ये सुनकर रुद्राक्षी बोली, दीदू बाबा तो कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। यह सुनकर काशी यूं समझते हुए बोली, आप स्ट्रांग हो, लेकिन जब आप ज्यादा टाइम तक पानी में रहती है तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। और तब माँ और बड़ी माँ कितनी परेशान हो जाती है और सब कितने परेशान हो जाते हैं। ये सुनकर रुद्राक्षी कुछ सोचते हुए बोली, आप सही कह रहे हो, अगली बार जब मैं बारिश में भीग गई थी तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तब मासा, बड़ी मासा और बाबा साहब बहुत परेशान हो गए। तब रुद्राक्षी जल्दी से अंदर की तरफ जाते हुए बोली, मैं जल्दी से बात लेकर निकल आऊंगी, तब मेरी तबीयत खराब नहीं होगी और कोई पता नहीं होगा। वे दोनों और चली गई। कुछ समय खराब दोनों बाहर आए तो दोनों ने जाकर बात लेकर कपड़े चेंज कर वापस आई थी। वक्त दोनों का चेहरा प्रकाश हल्का लाल था, जिसके कारण वह और ज्यादा सुंदर लग रही थी। इन्होंने अपने बालों को गिले है, इसलिए उन्होंने बालों को खुला छोड़ हुआ था। कुछ समय बाद गार्डन में महान के अंदर से दो नौकर आए और एक नौकर अखंड और अर्थ प्रताप सिंह के पास गया और उन्हें कहा, कुंवर सा अंदर आपको सब दिन के लिए बुला रहे हैं। वही काशी और रुद्राक्षी जो कि अपने रूम में थी। काशी और रुद्राक्षी पास नौकर गया और सर झुकते हुए बोला, राजकुमारी रानी साहिबा का पैगामेगी, आप दोनों डाइनिंग टेबल प्रति आकार डिनर करे। तब काशी और रुद्राक्षी एक दूसरे को देखने लगी। रुद्राक्षी ने कहा, वैसे भी हमें भूख बहुत तेज से भूख लगी है, और वह उड़ से अंदर चली गई। इस वक्त हवेली में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए और नौकरी उनके लिए खाना प्लेट में सर्व कर रहे थे। जब काशी और रुद्राक्षी डाइनिंग हॉल में तब रन विजय प्रताप सिंह ने कहा, हमारी राजकुमारी कहाँ थी? तब काशी और रुद्राक्ष में और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली। रुद्राक्षी ने कहा, वह हम और दीदू बाग में छोटे छोटे पौधे लगा रहे। ये सुनकर राजवंत बोले, हमारी राजकुमारी आज कौन कौन सा पौधा लगाया? टैब रुद्राक्षी बोली, बाबा सा मैंने न आम के 2 पौधे लगाए, एक जो बहुत छोटा था, एक जो उसे भी छोटा था। यह सुनकर सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्षी और काशी राजावत अपनी कुर्सी पर बैठे गए। उनके बगल वाली कुर्सी पर ही अखंड और अर्थ बैठे हुए। तभी राजवंत राजावत ने पूछा, कुंवर सा आपको हमारा महल कैसा लगा? ये सुनकर अर्थ ने जवाब दिया, आपका महल बहुत सुंदर है और यहाँ का गार्डन और भी सुंदर है। राजवंत राजावत बोले, इसका पूरा क्रेडिट हमारी राजकुमारियों को जाता है, जो जब मन करता है हमारे गार्डन का पूरा नक्शा बदलती रहती है। यह सुनकर रुद्राक्षी और काशी ऊपर देखते हुए बोली, बड़े बाबा सा आप हमारी तरफियां कर रहे हैं या हमारी बुराइयां? सुनकर राजवंत राजावत बोले, हमारी इतनी हिम्मत कि हम अपनी छोटी प्यारी प्यारी राजकुमारियों की बुराइयां करें। ये सुनकर रुद्राक्षी बोली, हम अपनी गार्डन को बदले करना अच्छा लगता है, इसीलिए हम इस्तेमाल करते रहते हैं, और आप इस्तेमाल ऐसे बता रहे हैं जैसे हम बिगा का इस्तेमाल करे देते हैं। ये बात सुनाते हैं सब लोग अपनी स्माइल देते हुए अपने चेहरे पर बस मुस्कुराहट लेकर बैठे हुए क्योंकि अगर वह हंस देते तो पता नहीं था कि रुद्राक्षी कब रोने लगते सब लोग। इसीलिए लोग जो करते हुए अपना खाना खा रहे थे। काशी राजावत जो कि अखंड प्रताप सिंह के बगल में ही बैठे हुए काशी ने थाली में बहुत कम खाना लिया हुआ था। यह देखकर अखंड प्रताप सिंह काशी से बोला, आप बस इतना थोड़ा सा खाना खाती है, तभी आप अपनी पताली है। जब बात सुनकर काशी अखंड की तरफ अपने छोटे छोटे दोनों काली आंखों से घूरते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? हम जितना खाना होगा वह हमारी मर्जी है, इसमें आप बोलने वाले कौन होते?
हो वैसे भी हमने दोपहर में बहुत सारा खाना खाया था, जिसका कारण हमारा 2 हाथ के बीच में दूर करते हुए बोली, इतना छोटा सा पेट में इतना खाना नहीं एडजस्ट होता, इसीलिए हम कम खा रहे हैं। ये सुनकर अखंड प्रताप सिंह ने काशी को देखने लगा और वह वायरस चुपचाप खाना खाने लगा, जो कि अखंड के बगल में बैठा था। मैं हंसते हुए बोला, आज पहली बार किसी ने अखंड प्रताप सिंह को इतना अच्छा जवाब दिया है। वही अखंड भाई यूं घूमने से अर्थ प्रताप सिंह ही डर जाते हैं। ये बात सुनाकर अखंड प्रताप सिंह ने अर्थ प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए बोला, शायद आपको शांति से खाना नहीं खाना है या आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है। या सुनकर अर्थ बोला, नहीं भाई, खाना बहुत टेस्टी है, और वह चुपचाप खाना खाने लगा। अखंड प्रताप सिंह जो अपने होटल के कमरे में सोफे पर बैठा हुआ था, तभी उसका गेट लॉक और वह अपने पुरानी यादों से बाहर आया और ऋतिक अंदर आते आकर खड़ा हुआ और अखंड ने इशारा किया तो ऋतिक बोला, सर आपकी मीटिंग है, क्या बात सुना। अखंड प्रताप सिंह सोफ पर से उदित हुए अपने कोट को उठाकर पहचानने हुए उसके बटन बंद करके बोला, ठीक है, आप ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाए है, हम आ रहे हैं। वे वहां से मीटिंग के लिए गाड़ी में बैठा और उसने पूछा, कुछ अपडेट है। अभी तो कोई न्यूज नहीं आया है, वह मीटिंग के लिए किसी दूसरे होटल में जा रहे हैं। जब अखंड गाड़ी से निकला तब ऋतिक बाहर आया और गेट खोलते हुए, सर यहाँ पर विशंभर सिंह भी आए हैं, वहाँ बनारस में वह कुछ जरूरी काम के लिए हूँ। सुनकर अखंड प्रताप सिंह कुछ नहीं बोला और उसके पीछे पीछे चल रहा ने स्टाफ से मीटिंग हॉल के बारे में पूछ। और वह मीटिंग हॉल में जब पहुंचे वक्त मीटिंग हॉल में ये बात हो रही थी। पता चला है कि अखंड प्रताप सिंह आज मीटिंग के लिए आएंगे। जब अखंड वह अंदर आते हुए देखा तो सब शांत हो गए। अखंड और आया तो सब खड़े हो गए। अखंड ने बैठाने को कहा और वह भी बैठ गया। वही कुछ समय बाद मिस्टर त्रिपाठी आए और इन्होंने मीटिंग स्टार्ट की। मीटिंग ये टाइम पर अखंड की नजरें सामने थी प्रोजेक्टर से, जहां पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा। प्रेजेंटेशन चल रहा। हाँ, अखंड ने इशारा किया तो अखंड में ऋतिक कैनन में कुछ कहा और वह ऋतिक को देखने लगा। ऋतिक उधर खड़ा रहा। जब प्रस्तुति खत्म मिस्टर त्रिपाठी ने पूछा, कौन इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहता है। लगभग प्रोजेक्ट में काम करना नहीं चाहते। उन्हें लग रहा था कि इसमें नुकसान है, लेकिन सबकी मन करने के बाद सिर्फ 2 लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, विश्राम्बर सिंह और अखंड प्रताप सिंह। अखंड जब लोगों ने देखा कि अखंड इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है तो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन मिस्टर त्रिपाठी ने कहा, मैं सिर्फ इन लोगों पर ट्रस्ट करना पसंद करूंगा जो अपना फैसला एक बार में लेते हो। आखिरी में वह प्रोजेक्ट विशंभर सिंह और अखंड प्रताप सिंह को विशंभर सिंह अखंड के पास आए और अखंड को प्रणाम करते हुए बोले, कुंवर साहब आप यहाँ पर। हमने कोई जवाब नहीं दिया। तब विजय सिंह ने कहा, सबके सामने कहा, इस प्रोजेक्ट पर हम कम नहीं करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर राजकुमारी काशी राजावत कम करेंगे। वह कंपनी ज्वाइन कर रही है, वहां पर काफी लोग राजस्थान से आए हुए। जी ने बस इतना पता था कि काशी को साल पहले से गायब है और उनकी कंपनी विशंभर सिंह संभल रहे। ये बात सुनकर अखंड प्रताप सिंह के मुस्कानाहट में जिसे सिर्फ विराज ने देखा और वह मुस्कुराए हुए बोला, अब मुझे समझ आया कि सर क्यों इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले आए। और किसी का ध्यान अखंड की तरफ नहीं था। वह नॉर्मल हो गया और थोड़ी देर खराब विशंभर सिंह के पास आते हुए बोले, कुंवर सा आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर राजकुमारी प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे तो टैब अखंड ने नहीं कहा और हमने कहा, हम बस इतना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट राजस्थान में होगा। ये सुनकर विशंभर सिंह जी ने कहा, हमें कोई परेशानी नहीं है, और उन्हें एक दूसरे से हाथ मिलाया और अखंड प्रताप सिंह वहां से चला गया। विशंभर सिंह जी जब घर पहुंचेंगे तो उनको देखा कि हाल में ही तृप्ति, रुद्राक्षी और विराज बैठक टीवी देख रहे थे। काशी उनके पास पानी लेकर आते हुए बोली, चाचा। काशी ने उनसे पूछा, आपकी मुलाकात कैसी रही? जिस काम से गए थे वह कम हुआ? तब विशंभर सिंह जी ने कहा, हाँ बेटा, मौका है। प्रोजेक्ट हमें और अखंड प्रताप सिंह को मिला है। हमने ये प्रोजेक्ट कहा है कि यह प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे या प्रोजेक्ट आप करेंगे। विशंभर सिंह बोले, अब हम चाहते हैं कि आप अपनी रियासत और अपना कंपनी खुद से संभल कर। काशी ने कहा, आप क्यों टेंशन में? काशी ने पूछा, चाचा सा। तब विशंभर सिंह ने कहा, हम ये समझ नहीं एक रहा है कि हमने आज एडवोकेट से बात ही तो उनसे कहा है कि राजा साहब की वसीयत के अनुसार आपकी राज अभिषेक तब तक नहीं हो सकता जब तक नहीं हो सकता है जब तक आप शादी नहीं कर लेते। इसके खराब चाहे तो आप राजपति संभले या आपका पति संभले। काशी यह बात सुनाकर गई और विशंभर सिंह की तरफ देखते हुए बोली, जो होना होगा वह होगा।
विशंभर सिंह बोले हम है बात की परेशान नहीं है, हमें आज भी ठीक होगा कि नहीं, हमें यह परेशानी है कि अगर आप लोग पर फिर से हमला हुआ तो आपको कैसे बचा कर रखा है, हो जाता तो हमें ज्यादा परेशानियां नहीं होती। राज अभिषेक होने से पहले आपके ऊपर बहुत हमले होंगे, हमन बस है परेशानी है। काशी ने कहा आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपने कमरे में चली गई। अगले सुबह का वक्त, काशी का घर। इस वक्त सब लोग खाने की मेज पर सब लोग बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। विशंभर सिंह नाश्ता करते हुए बोले, विशंभर सिंह बोले आप लोगों को सारा सामान पैक हो चुका है ना? या सुनकर रुद्राक्षी बोली, चाचा सा आप ये बात हमसे कितनी बार पूछ चुके हैं, हमने अपना सारा सामान कल रात को ही पैक कर लिया था। ठीक है, आप जाकर चेक कर लीजिए कि आपका कोई सामान यहाँ पर ना छूटे। आप हमारे राजस्थान के लिए फ्लाइट करीब 11 o'clock बजे हैं और हम 10:30 बजे यहाँ से निकलनी है। या सुनकर काशी ने कहा ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। जग ने अपना नाश्ता खत्म किया और अपने अपने कमरे में चलेगा। सबने अपने सामान को देखा। काशी ने बर्तन धुले और सारे खिड़की दरवाजा बंद कर रूम में मैं और बोली, आपने अपना कोई सामान छोड़ा तो नहीं है ना? आप फिर हर बार की तरह कहेंगे मेरा ये सामान छूट गया, मेरा वह सामान छूट गया। ये सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, जीतू इस बार मैंने सारे सामान के पहले लिस्ट बनाई थी, इसके पास सारे सामान रखे। या सुनकर ठीक है, आप अपने तैयार होकर बैग लेकर बाहर आया, टाइम होने वाला है। सब लोग तैयार हो चुके हैं और अपने सारा सामान लेकर तुमने कमरे से बाहर आओ। वही घर के बाहर तृप्ति, रुद्राक्षी, राजावत, काशी राजावत, विराज सिंह विशंभर सिंह गड़ी में और सब एयरपोर्ट के लिए निकले गए। सब एयरपोर्ट पहुंचे और कर से निकालकर एयरपोर्ट के अंदर गए। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अखंड प्रताप सिंह अपने होटल रूम में बैठा हुआ था और अखंड ने ऋत्विक से पूछा, यह आखिरी मीटिंग खत्म हो गई, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं है ना? विराज जवाब देते हुए बोला, लो सर, सारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब आपकी राजस्थान के लिए तैयार है। तभी गेट पर नाक हुआ। अर्थ प्रताप सिंह आते में बोला, भाई मुझे ऋत्विक ने कहा था कि मैं तैयार हूँ। या सुनकर अखंड ने अर्थ प्रताप सिंह से कहा, आप जाइए, कार में बैठी हम आ रहे। कुछ समय बाद अखंड, प्रताप सिंह और ऋतिक कार के पास आए और ऋत्विक ने कार का गेट खोला और अखंड कार के अंदर बैठ गया। दूसरी तरफ चले गए। वहीं एक बड़े से मैदान में एक जेट खेड़ा था। सब जेट के अंदर बैठा और जेट राजस्थान जा रही थी। दूसरी तरफ एयरपोर्ट में सबने चेक आउट किया और जाकर प्लेन में बैठे। काशी सीट पर बैठी थी, उसकी आंखें बंद किए थे। वह अपने मन में बोली, अगली बार जब वापस आएंगे तो हमने बहुत कुछ खो दिया था, इस बार हम वापस नहीं आना चाहते हैं। कहा, माँ बाबा हम आपके नहीं बचा पाए। उसके बंद आंखों से एक आंसू काशी के आंखों से निकलकर उसके गल पर आ गया। वही उसकी बगल में रुद्राक्षी और तृप्ति की बैठे हुए थे। क्यों प्लेन टेक ऑफ वीआर कुछ 6 घंटों बाद राजस्थान एयरपोर्ट पर लैंड हुई। सबने अपना सामान लिया और एयरपोर्ट से बाहर आए। तभी काशी, रुद्राक्षी और तृप्ति को विशंभर सिंह के आदमियों ने पूरी तरह से घेर लिया, जिसके कारण उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था। मैं मैं बैठा उनके कर के आगे पीछे जो 2 गाड़ियां चल रही थी। वही मेवाड़ राजावत महल में 8-9 कार आकार करोगी गाड़ी। एक गेट को बॉडीगार्ड ने खोला था। काशी और रुद्राक्षी बाहर आए तब उन्हें महल को देखा। महल को सजाया गया था। वही सामने लाइन से सारे नौकर खड़े हैं। वही वो आगे आए और उसे देखा। जैसे 3 साल पहले गार्डन था वैसा ही 3 साल पुराना ही गार्डन वैसा ही पड़ा हुआ था, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया था। काशी और रुद्राक्षी आगे बढ़ी और फूलों को होने लगे। आगे के पास गई तो इन्होंने देखा कि गेट पर एक और आरती की थाल लेकर खड़ी थी, जो कि विशंभर सिंह की बीवी और विराज सिंह की माँ थी। उनका नाम दीपाली सिंह था। वह दोनों अंदर आए तो दीपाली सिंह ने उनकी आरती उतारी और दीपाली सिंह ने कहा, आपको खुशी को कभी किसी की नजर ना लगे और आपके महल में आपका स्वागत है। उनका कहा, अब पहले जैसी खुशियां आएंगी और यहाँ पर फिर से सब पहले जैसा होगा। वही तब विराज पीछे से आते हुए बोला, आप हमन भूल गए। दीपाली सिंह विराज को गले लगाते हुए बोली, हमें आपको कैसे भूल सकते हैं। दीपाली सिंह ने उसके माथे को चूमा और बोला, और आप कैसे हैं। तभी पीछे से रुद्राक्षी बोले, आप विराज भाई को देखकर हम भूल गई। सुनकर दीपाली सिंह जी रुद्राक्षी के पास में और उन्हें गले लगेंगे हुए बोले, हम आपको कैसे भूल सकते हैं हमारी प्यारी राजकुमारी। यह सुनकर रुद्राक्षी खुश हो गई। दीपाली सिंह काशी के पास गई और उनको गले लगाए हुए बोले, हमारी बेटी वापस एक गई। इन्होंने कहा, आप बहुत बदल गई हो लाडो। तभी दीपाली सिंह नजर पीछे खड़ी तृप्ति पर गई, जिसने लाइट पिंक कलर का पटियाला सूट पहनना हुआ था और उसे
कोई मेकअप नहीं किया हुआ तो बस होठों पर लिप बाम लगाया हुआ था और कानों में इयररिंग्स। तृप्ति को देखते हुए बोली, यह कौन है? तभी रुद्राक्षी उनके पास आते हुए बोली, आपको नहीं मालूम ये कौन है? विराज भाई ने आपको नहीं बताया? रुद्राक्षी दीपाली सिंह के पास जाते हुए बोली, चाची सा मेरे लिए इनसे यह है तृप्ति दीदी, आपके होने वाली बहू। ये बात सुनकर उन्हें तृप्ति को देखा और वह तृप्ति के पास जाने लगी। तृप्ति नीचे झुककर उनके पांव छूर उनका आशीर्वाद लिया। दीपाली सिंह ने कहा, सदा खुश रहें, आपको किसी की नजर में लगे। चलो कुछ नहीं किया तो एक बढ़िया कम किया है। वैसे भी मैं सोच रही थी इसकी शादी करवा दो मुझे, तो ये डर था कि शहर जाकर कोई ऐसी लड़की न उठा लाया जो हमारे घर को संभाले ना पाए। या सुनकर रुद्राक्षी बोली, अगर ऐसा होता तो हमें घर में फ्री का शो देखने को मिलता। या सुनकर सब हंसने लगे। तब काशी रुद्राक्षी के पास आए और उसके सर पर मरते हुए बोले, आप कभी नहीं सुधरेंगे। या सुनकर रुद्राक्षी बोले, कौन सुधार रहा है दीदी? तभी विशंभर सिंह ने कहा, आपको महल के अंदर नहीं ले जाएंगी, उनको बाहर ही आज रात को रहने देने का प्लान है क्या आपका? ये सुनकर दीपाली जी विशंभर सिंह को घूमने लगी। फिर उन्होंने सबसे कहा, चली सब लोग महल के अंदर चलते हैं। सब महल के अंदर जाने लगे। तभी विराज विशंभर सिंह के पास आया और बोला, मैं आपको ऐसे देख रही थी जैसे कि मैं आपको उसी वक्त आपका चीज हरड़ कर देती। विशंभर सिंह विराट को घूमन लगे। विराट अपने हंसी कंट्रोल करते हुए महल के अंदर चला गया। तब हवेली के अंदर गया और तभी दीपाली सिंह ने कहा, आप लोग जाए कमरे में आराम कीजिए, हम आपके कमरे में कुछ खाने को भिजवाते हैं। सब अपने कमरे में चले गए। वहीं जब काशी अपने कमरे में पहुंचे तब वह अपने कमरे को देखने लगी। वैसे ही सारा सामान पहले जैसे ही रखा गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं गया था। सोफे पर बैठक हो उसे कुछ पुरानी यादें याद आने लगी। जब 1 साल की थी तब काशी की माँ रोज उसके कमरे में और रुद्राक्षी को सुलाकर लोरी सुनती थी। वह उनके साथ काफी सारे बातें करती थी। रात में हर छोटी मोटी बातें उन्हें बताया करती थी। काशी को सारी करने की याद लगी और काशी की आंखों में आंसू भर आए। अपनी आंखों के कोने से निकलने लगा तो काशी ने आंसू पोंछा और कहा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे स्ट्रॉन्ग करना होगा। या कहकर वह वॉशरूम के अंदर चली गई। वॉशरूम के अंदर से वापस आए तो हमें सिंपल सा सूट पहना हुआ था। जब तक वह फ्लैश होकर आए तब तक उसकी कमरे में एक लॉकर आया और टेबल पर डिनर रखकर चला गया था। सोफे पर बैठ गई और खाना खाकर बेड पर सो गई। अब तक करीबन 7:30 बज चुके और वह बहुत थक चुकी थी, इसके कारण काशी सो गई। वही विराज के कमरे में इस वक्त दीपाली सिंह डिनर में लेकर आई थी। विराज जो कि अभी अभी शॉवर लेकर आया था, सोफे पर बैठे हुए बोला, क्या हुआ माँ? दीपाली सिंह ने कहा, कुछ है बेटा, आपको काफी साल हो गए आपको अपने हाथों से खाना खिले हुए। तभी विराज जमीन पर दीपाली जी के पास आकर बैठते हुए, हमने आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया, लेकिन काशी दीदी इतना टेस्टी खाना बनता है कि हमें आपकी बहुत कम याद आती थी। ये सुनकर दीपाली जी बोली, जब से काशी बिटिया खाना तो अच्छा बनती है, क्योंकि हमारी रानी सा के हाथ में कुछ जादू था, वह तो उनके हाथों में भी है। यहाँ से जाने से पहले जब कुछ बनाया दी थी तो इस बात पर बहस हो जाती थी कि सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। क्या कहते पूरे दीपाली सिंह के चेहरों पर मुस्कुराहट तो गई। पुरानी बातें याद कर कर दीपाली सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दीपाली जी ने अपने हाथ एक छोटा सा निवाला बनाकर विराज को खाना खिलाने लगी। विराज में अपने हाथ से एक छोटा सा निवाला बनाया और दीपाली जी को खिलते हुए कहा, हमने आपको बहुत मिस किया माँ। और वह उनके हाथों से खाना खाने लगा। उसे खाना खाया। वही दरवाजे के पास खड़े विशंभर सिंह सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू था। विशंभर सिंह वहां से चलेगा। दीपाली जी ने कहा, अब आप आराम कर लीजिए, आप इतना लंबा सफर कर आए हैं, थक गए होंगे। दीपाली सिंह के खाली पेट उठाया और लेकर कमरे से बाहर चले गए। वही सभी सो चुके थे, क्योंकि सब सफर कर कर आए थे, इसलिए बहुत थके हुए थे, जिसके कारण सब फ्रेश होकर जैसे ही बेड पर होश और खबर ही न रही और वह उसी पल सो गए। वहीं दूसरी तरफ प्रताप महल में वक्त अखंड प्रताप सिंह के कमरे के अंदर अखंड ज्योति सोफे पर बैठा हुआ था। तभी रणविजय प्रताप और आते हुए मैं और आकर सोफे पर बैठे हुए बोले, आपको वह मिल गए? तभी अखंड ने कहा, वह राजस्थान वापस आ गई है। ये सुनकर रणविजय प्रताप के चेहरे पर मुस्कुराहट गई और रणविजय प्रताप ने कहा, जब तक वह वापस नहीं आपकी तब तक आप राजस्थान नहीं आते। और रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद आपका राज अभिषेक है, जल्द ही हम पूरे राजस्थान के
सामने हम आपको यहाँ का नया हुक्म सा घोषित करेंगे और राजस्थान के लोगों के लिए आप उनके नए हुक्म सा होंगे। अखंड प्रताप सिंह ने कहा, जैसी आपकी मर्जी बाबा। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, आपको अपने सिक्योरिटी डबल करनी होगी। अखंड ने कहा, ऋत्विक सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। तभी अखंड के कमरे में एक नौकर आया जिसके हाथों से ट्रॉली को लेकर आ रहा था। उसे ट्रॉली में खाना रखा हुआ था। नौकर ने गेट पर नाप कर इजाजत ली और अंदर आया और बोला, कुंवर सा आपका डिनर। और अखंड ने इशारा किया तो वह ट्रॉली छोड़कर वहां से चला गया। रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, हमने जो कहा है आपका इस पर ध्यान दीजिएगा। राजस्थान मेवाड़ सुबह का वक्त। राजावत महल। इस वक्त सुबह सुबह महल में चहल पहल थी क्योंकि दीपाली सिंह सबको महल का काम समझा रहे थे और वह नाश्ता बनवा रही थी। खाने की टेबल पर धीरे धीरे सब आकर चेयर पर बैठे थे। सिर्फ वक्त टेबल पर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, विराज और विशंभर सिंह। तृप्ति हॉल में आई और विशंभर सिंह को गुड मॉर्निंग विश कर वह दीपाली सिंह के पास गई और उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर बोली, आंटी आप हमें कम बता दीजिए, हम भी आपकी मदद करवा देते हैं। ये सुनकर दीपाली जी ने कहा, आप जाकर टेबल पर बैठकर लगभग सारा कम हो चुका है, बस नौकर नाश्ता बना रहे हैं। तभी स्टीयर से रुद्राक्षी आती है। रुद्राक्षी दीपाली जी के पास जाकर दीपाली जी के गले लगते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चाची सा। इन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी राजकुमारी। और रुद्राक्षी जाकर चेयर पर बैठ गई। विशंभर सिंह को हमने गुड मॉर्निंग विश किया। तभी विशंभर सिंह बोले, आपको हमसे ज्यादा दीपाली से प्यार है। या सुनकर रुद्राक्षी दीपाली जी की तरफ देखते हुए बोले, चाची सा कहीं से जलने की बहुत बुरी महक आ रही है। या सुनकर तृप्ति और विराज अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे, वही दूसरी तरफ दीपाली भी वही घड़ी थी। तभी रुद्राक्षी ने कहा, चाचा था आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? वैसे भी हम आपकी बीवी से आपको अपनी बीवी से ही चल रहे हो। सुनकर विराज और तृप्ति की हंसी कंट्रोल नहीं हुए और तृप्ति और विराज हंसती लगे। तभी विशंभर सिंह ने घूमने लगे, तब वह चुप हो गए हैं। वही काशी आई और जाकर टाइम टेबल पर बैठ गए। उसे नहीं पता था कि डाइनिंग टेबल पर क्या बात हो रही है। रुद्राक्षी बोलिए, दीदू चाचा सा को जलाएं हो रही है कि हमने पहले चाची सा को गुड मॉर्निंग विश किया था। ये सुनकर काशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसमें कुछ नहीं कहा। और तभी, चाची आप अभी आकर बैठिए, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। और उसमें अपनी बगल वाली प्लेट सीधी और उन्हें आने का इशारा किया। वह बोली, आप खा लीजिए, इसके बाद हम खा लेंगे। रुद्राक्षी के जीत करने पर दीपाली सिंह आकर बैठे गई और सबने अपने प्लेट में नाश्ता लिया और नाश्ता करने लगे। तभी काशी की आवाज कमरे में सुनाई दी, रुद्राक्षी आज से आप कंपनी ज्वाइन कर रही है। या सुनकर रुद्राक्षी फेस बहुत अजीब सा बनने लगे। विराज जो कि रुद्राक्षी को देख रहा था, वह चुपचाप अपना नष्ट करने लगा। तो फिर रुद्राक्षी ने, काशी दीदी कल से मैं ज्वाइन कर लूंगी। तभी काशी ने कहा, आप आज से हमारे साथ ऑफिस जाएंगे। यह बात सुनकर रुद्राक्षी का चेहरा बन गया। सबने अपना नष्ट किया और काशी ने कहा, आप जाए, तैयार हो जाए, हम आपका आला वते कर रहे हैं। रुद्राक्षी उठी और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। वह रूम में जाकर उसने एक साधारण सा कुर्ती निकला और पहनकर आला जीन्स पहनकर आला ए गाय वह आला सोफा प्रति बैठक। काशी ने विराज से कहा, आप भी ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं? ये सुनकर विराज ने कहा, ठीक है। काशी दीदी जी ने कहा, आप हमारे साथ ही चलेंगे? विराज कहाँ से चला गया। तभी काशी ने तृप्ति को देखते हुए कहा, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, घर पर रहकर क्या करेंगे? अगर आपका मन होगा तो आप जल्दी, ठीक है। और भी चेंज करने के लिए चले गए। वहीं रुद्राक्षी आला आए। जब हमें देखा कि हर में सिर्फ विशंभर सिंह है तो उसे बोला, दीदी आपने तृप्ति दीदी और विराज भाई कहाँ चले गए? तब काशी ने कहा, सब ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। यह सुना रुद्राक्षी ने कहा, मतलब मैं अकेले नहीं हूँ जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है? काशी रुद्राक्षी को देखने लगी। रुद्राक्षी ने अपना होठों पर उंगली रखकर चुपचाप जाकर बैठ गई। वही सब नीचे आए और सब ऑफिस के लिए तैयार था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।